क्योंकि बार बार जीवन रेफर होगा, बार बार जीवन रेफर होगा, और जीवन की चर्चा हो गई है, अस्तित्व की चर्चा भी हो गई है, तो मेरे हिस्से में संबंध और मूल्य ही है। तो दो तीन चीजें हम सभी अध्ययन कर रहे हैं, तो दो तीन चीजें हमें मतलब जो स्पष्टता होनी है। एक तो पहले जो व्यापक के बारे में जितनी चर्चा हुई है, उसमें व्यापक हमको अभी वास्तविकता के रूप में कितना पकड़ में आता है, ये सबका अपना अपना अपनी अपनी स्थिति है कि व्यापक हमें एक वास्तविकता के रूप में कितना पकड़ में आता है। मतलब मेरी उस पर सहमति बनी है, पहले तो सहमति बनती है, फिर हम उस पर ध्यान बनाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और ध्यान के बाद धीरे 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 हम स्वीकृति की तरफ यात्रा में जाते हैं। दूसरा जीवन को लेकर के कि जीवन एक सच्चाई के रूप में हमको स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ है, जीवन हमें सहमत हम हो पाए हैं कि नहीं कि शरीर के अलावा भी कोई इकाई है जो कि शरीर को चलाती है, इसमें हमारी कितनी स्पष्टता बनी है। फिर जो शरीर के अलावा जो इकाई है जिसको जीवन कहा जा रहा है, वो जीवन क्रिया की यहाँ पर चर्चा हो रही है, उन क्रियाओं को हम कितना अपने में पचा पा रहे हैं। कम से कम 4.5 क्रिया हमको अपने में कितना ध्यान आती है, कितने हम होश में रहते हैं, 4.5 क्रिया में भी कितने हम होश में रहते हैं। नहीं तो 4.5 क्रिया भी हम बेहोशी में ही निकालते हैं। ठीक है। फिर समझ में आता है कि दूसरा भी जो मानव है वो ऐसा ही है, जीवन है शरीर को चलाता है, जीवन को है शरीर को चलाता है, जीवन है शरीर को चलाता है, व्यापक में संपृक्त है। शरीर भी व्यापक में संपृक्त है, जीवन भी व्यापक में संपृक्त है, मेरा भी शरीर व्यापक में संपृक्त है, मेरा भी जीवन व्यापक में संपृक्त है, दूसरे का भी शरीर और जीवन व्यापक में संपृक्त है। तो जिस प्रकार से जीवन, मेरा जीवन और शरीर जागृति के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में एक संबंध है, एक भौतिक रासायनिक चीज का एक चैतन्य चीज से, चैतन्य इकाई से, उसी प्रकार से दूसरे मानव से जो मेरा संबंध है वो चैतन्य इकाई का चैतन्य इकाई से संबंध है, जो कि अपेक्षा से युक्त है। उस अपेक्षा के आधार पर संबंध को अलग अलग हम पहचानते हैं, अभ्यास के लिए संबंध को अलग अलग पहचानते हैं, समझते हैं। जो उन संबंधों में मूल्य हैं उनका आस्वादन हमारे में होने लगे। जीवन क्रिया में हमने देखा होगा रुचि मूलक आस्वादन और मूल्य मूलक आस्वादन और लक्ष्य मूलक आस्वादन। तो लक्ष्य तो जागृति है, उसके अर्थ में सारे संबंध हैं, उन संबंधों में मूल्य हैं, उन मूल्यों में जीते हुए हमको मूल्यों का आस्वादन होता नहीं है। यही हमारी पीड़ा है, यही कलेश है, यही हमारी परेशानी है, यही गिला शिकवा शिकायत है। ठीक है। तो ये जीवन और जीवन के बीच में संबंध है, उन संबंधों में पूरक, और वो पूरकता के अर्थ में है। ये सारे संबंध पूरकता के लिए ही हैं। माता पिता के लिए संतान पूरक है, प्रतियोगी नहीं है। संतान माता पिता को देखता है तो अपने प्रतियोगी के रूप में या पूरक रूप में। पति पत्नी पूरक हैं कि प्रतियोगी हैं? इस पे सभी एक जैसा सर नहीं हिलाते हैं। माता पिता वाला मामला होता सब लोग बोलते नहीं पूरक हैं, जैसे बोलते पति पत्नी पूरक हैं कि प्रतियोगी हैं, तो कुछ लोग ऐसे हिलाते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं हिलाते हैं, सेफ जोन में रहते हैं। और जो साथ आए हैं वो तो बिल्कुल ही सेफ जोन में रहते हैं। तो भाषा जब हम पढ़ते हैं ना, तो भाषा में कुछ चीजें इतनी खराब डाल दी गई हैं जिसका कोई जरूरत नहीं था भाषा में। हिंदी इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो हिंदी में एक विलोम शब्द पढ़ाया जाता है, आप सब पढ़े होंगे विलोम शब्द। दिन का रात, अरे दिन का विलोम रात। अब मतलब आप बताइए, दिन रात पूरक है कि विलोम है? पूरक है कि विलोम है? स्त्री का विलोम ये लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, यही लिखा हुआ है ना, आप सभी तो पढ़े होंगे। पुरुष का विलोम स्त्री। ठीक है। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा विलोम शब्द एक भी ढूंढ करके आप निकालिए और उसको जांचिए तो कुछ भी विलोम नहीं है, पूरकता ही है अस्तित्व में।
फिर भी हम विलोम शब्द अपोजिट वर्ड्स पढ़ाते हैं। तो वर्ड अपने आप में अपोजिट होगा, लेकिन वर्ड से जो उस शब्द से जो अर्थ आ रहा है वो तो अपोजिट नहीं हो रहा है। वर्ड को हम अपोजिट बोल रहे हैं, लेकिन वर्ड तो अपने आप में कोई सच्चाई नहीं होती है, उसका अर्थ सच्चाई होती है। अर्थ तो अपोजिट की तरफ जा नहीं रहा है, वो तो पूरकता की तरफ जा रहा है। तो सभी संबंध को देखेंगे तो पूरक हैं, विलोम नहीं है, प्रतियोगी नहीं है। हाँ जी, ध्यान जा रहा है सभी का? तो बताइए, ये 7 के बाद 8वां कोई संबंध है? तो आप जांच के देखिएगा, ये जो संबंध है ये 7 संबंध हैं गिनती में अगर देखेंगे, और धरती की समस्त मानव जाति इसी में आ जाती है। धरती की समस्त मानव जाति इसी में आ जाती है, और अगर कोई दूसरी धरती भी होगी तो वहां की भी मानव जाति इसी में आ जाती है। ये संबंध पूरक हैं और अभ्यास के लिए हैं, इनमें ही सारा अभ्यास है। संबंध में संबंध से संबंध के लिए ही सारा अभ्यास है। ठीक है, ये अभ्यास पूर्वक होना क्या है? पूर्णता। अब जो हम अभ्यास करेंगे वो क्या चीज का करेंगे? तो जो इसमें मूल्य है उनका अभ्यास होता है। एक मानव और दूसरा मानव, ये मानव जो है ये जीवन प्लस शरीर, और दूसरा भी मानव जीवन प्लस शरीर। ठीक है, शरीर से क्रिया है और जीवन में जब हम एक एक अच्छा गाढ़ा नहीं है क्या? शरीर शरीर से कोई क्रिया होती है, शरीर स्वयं में क्रिया है और शरीर से हम कोई क्रिया करते भी हैं। जैसे हाथ यहाँ था और मैं उठा के यहाँ रखा, ठीक है, जीवन निर्णय पूर्वक हाथ को यहाँ ले गया और इस चीज को इंगित कर रहा है, तो ये क्रिया है। शरीर से क्रिया है और जीवन से निर्देशित है। जो क्रिया हम कर रहे हैं निर्णय पूर्वक जो करते हैं वो जीवन के द्वारा ही निर्देशित है। जो अपने आप चल रही है वो निर्देशित नहीं है, लेकिन जो निर्णय पूर्वक हाथ ले जाना ये निर्णय पूर्वक है। भोजन करना, हमको भूख लगी, ये अपने आप ही है। भूख लग गई क्योंकि शरीर में कोई ऊर्जा की कमी हुई, ऊर्जा की कमी होने से जिस अंग में उसकी संवेदना आती थी वहां से कोई संवेदना आई। उस संवेदना को बच्चा नहीं पहचानता है। बच्चे को जब वो बच्चा रोता है, बच्चा परेशान सा होता है, तो कोई उसकी संवेदना को पहचानता है और बोलता है इसको भूख लगी है, खाना खिला दो। धीरे 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 सुनते 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 उस संवेदना से भूख की मैपिंग कर लेता है वो। तो जैसे वैसी संवेदना आती है उसको समझ आता है कि भूख लगी है। ठीक है, तो भूख लगी है ये अपने आप ही हुआ है, लेकिन उसमें क्या है? भूख लगी है तो क्या करना है? खाना खाना है। ठीक, कोई जरूरी है? ये तो जीवन निर्णय करेगा ना। भूख किसको लगी है? ठीक है, खाना है कि नहीं खाना है निर्णय कौन करेगा? भूख लगी है लेकिन व्रत है, नहीं खाना है। अब आती रहे संवेदना, जीवन क्या कह रहा है? नहीं मिलेगा। तो निर्णय कौन ले रहा है? मान लीजिए इसका दूसरा निर्णय ले लिया जीवन कि नहीं नहीं खाना है, चलो कोई बात नहीं है। अब खाने के बहुत सारे चीजें रखी हैं,
तो क्या खाना है, फिर ये कौन निर्णय लेगा? जीवन। शरीर निर्णय नहीं लेगा, शरीर का निर्णय नहीं होता। तो निर्णय लेने वाला जितना भी काम है वो किसका है? तो मेरे में जो क्रिया होती है तो अपने आप होने वाली क्रिया और निर्णय पूर्वक होने वाली क्रिया, तो जितना भी निर्णय पूर्वक होने वाली क्रिया है वो समस्त उसमें जीवन का ही है, जीवन के द्वारा ही हो रहा है, निर्णय आ रहा है। इस पे शायद चर्चा हुई होगी, लेकिन मैं बार बार थोड़ा वहां ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जीवन है शरीर को चलाता है, जीवन है शरीर को चलाता है, मेरा जीवन है शरीर को चलाता है, दूसरा जीवन है शरीर को चलाता है, और ये दोनों संबंधी हैं। तो संबंध की न्यूनतम शर्त क्या है? न्यूनतम शर्त यह है कि मेरा जीवन इस जीवन के साथ संबंधी पूर्वक तभी रह सकता है जबकि इस जीवन के बारे में हमको कोई शंका ना हो। अगर शंका है तो हम साथ साथ रह ही नहीं पाएंगे, जीने की तो बात ही दूर है। आप सबको शंका है तो आप इस हॉल में मेरी बात को सुनेंगे? आपको लगेगा इतना बड़ा हॉल है, एक ही दरवाजा है, पता नहीं लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब एक ही दरवाजा है, इतने सारे लोग कैसे निकलेंगे? अच्छा चलो सीढ़ी है पीछे, उधर से निकल जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा? अगर कोई शंका है तो हम साथ साथ स्थिर रह भी नहीं सकते, रिलैक्स होकर बैठ भी नहीं सकते। रेल के अंदर क्या होता है, ट्रेन में हम यात्रा करते हैं तो ट्रेन में मेरी सीट पर मैं बैठा हूं, सामने वाली मैं मेरी सीट पर बैठा हूं, मैं मानव हूं और जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं। दूसरी सीट पे मेरे सामने जो बैठा है वो मानव है, वो भी जीवन है, शरीर को चलाता है। और वो बोलता है कि चाय लेंगे, आप क्या बोलते हैं? नहीं लेंगे। क्यों? वो भी मानव है, जीवन है, शरीर को चलाता है, मैं भी मानव हूं, जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं। लेकिन वो चाय ऑफर कर रहा तो हम नहीं लेते। क्यों? खतरा है। ठीक है, तो कुछ खतरा तो हमको ज्यादा बताया भी गया है कि किसी पे भरोसा ना करें रेल में। ठीक है, कोई लावारिस वस्तु बम हो सकती है। मेट्रो में ऐसे ही बोलते हैं ना कि कोई लावारिस, वो तो सीधे ही बोल देते हैं कोई लावारिस वस्तु बम हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये सारी जो चर्चा होती है, ये सारी चर्चा से क्या चीज में, सामने वाले व्यक्ति के क्या चीज में, उसका शरीर ठीक ठाक है, कपड़े अच्छे पहना है, बाल वाल अच्छे से कंघी किया है, नहा धो के बैठा है, कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। हाँ, कोई शरीर में गड़बड़ी नहीं है उसके, अच्छे से वो आपको देख भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन आप उसकी दी हुई चाय नहीं पीना चाहते, उसका दिया हुआ बिस्किट नहीं खाना चाह रहे हैं। क्यों? हाँ, वो विश्वास क्या चीज है? वो विश्वास मतलब चीज क्या है, वस्तु क्या है? इसके इंटेंशन पे हमको शंका है। एक्शन तो ठीक है सारा, शंका किस पे है? तो जब तक इंटेंशन पे शंका है तब तक हम उसकी दी हुई चीज, या मैं जाता हूं वॉशरूम जाता हूं तो अपने बैग को लेके भी मैं थोड़ा चिंतित रहता हूं कि पता नहीं सामने वाला कहीं लेके उतर न जाए, ट्रेन तो रुक गई है। यार लेके कहीं चलती ट्रेन में अगले कोच में न चला जाए। तो क्या चीज पे हम स्थिर नहीं हो रहे हैं? हम इंटेंशन पे। शरीर को लेकर के हमको लग रहा है ठीक है, सारी चीजें अच्छी लग रही है, क्या चीज पे लेके शंका है? इंटेंशन पे। तो अगर इंटेंशन पे शंका है, चाहे हम ट्रेन में, बेटा ये देखो पैर से दब जाएगा, ये आपका कुछ जरूरी चीज होगा, तो चाहे हम ट्रेन में चल रहे हों, चाहे हम बाजार में हों सब्जी खरीद रहे हों, चाहे हम दूध वाले से दूध ले रहे हों, चाहे हम परिवार के किसी मित्र के यहाँ मिलने के लिए गए हों, ठीक है, मित्र के यहाँ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा तो ये वहां पे शंका मुक्ति रहता ही है, इसलिए मित्र वाला नहीं लेते हैं केस स्टडी। ट्रेन में हो, बाजार में हो, दूध वाले से दूध ले रहे हो, ठीक है, सामान वाले से, जैसे कल मैं एटीएम से पैसा निकाल रहा था गाजियाबाद में, तो उसमें 100 की ही नोट थी केवल, तो हमें तो लगा चलो ठीक है छुट्टा पैसा मिल जाएगा तो 100 का ही ले लेते हैं, 2-3 बार में निकलेगा, क्या करना है। एक व्यक्ति खड़े थे तो बोलते सर 100 की नोट केवल इसमें है। हमने कहा हाँ, तो बोले मेरे पास 500 की नोट है, आप चेंज कर लेंगे। अब जैसे दुकानदार से तो मैं कर लेता क्योंकि दुकान उसकी फिक्स है, वहां बैठता है,
उस व्यक्ति को मैं जानता नहीं था, एकाएक एटीएम के पास प्रकट हुए थे वो। अब वो कह रहे हैं बदल लेंगे, तो हमको क्या हुआ, नकली न दे दे हाँ मेरा असली ले ले, बैंक से मैं निकाला हूं, और मुझे 500 का नकली न दे दे। अब चूंकि ऐसा वातावरण है तो हम रिस्क नहीं ले सकते ना, हमने कहा नहीं हमें तो 100 का ही चाहिए तो ऐसा कहीं भी हम व्यवहार करते समय, कार्य करते समय, सामने वाले व्यक्ति की ड्रेसिंग अच्छी है, उसकी बातचीत अच्छी है, उसका सब चीज अच्छा है, देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन उसके साथ व्यवहार करने में हम सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि उसके इंटेंशन पर ऐसा हम चाहते हैं। एक भी व्यक्ति धरती का चाहता है कि उसको किसी के इंटेंशन पे क्योंकि इससे परेशान कौन है, पीड़ित भय में कौन आया? जब उसने कहा कि आप 500 रुपए से चेंज कर लीजिए, तो भय में कौन आया? मैं आया हूं, वो नहीं आया है, मैं भय में आया। और भय मुझे स्वीकार है? नहीं स्वीकार है। इसका मतलब मैं क्या चाहता हूं? अभयता चाहता हूं। इसका मतलब दूसरे आदमी के इंटेंशन पे शंका न रहे, ऐसा मैं चाहता हूं। ठीक है, इसीलिए तो शिक्षा में और परंपरा में प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि ये चीजें आ जाएं, जिससे कि परिवार के अंदर अगर किसी भी सदस्य के इंटेंशन पे हमको शंका नहीं है, तो उसमें सबसे ज्यादा खुशहाल होने वाला व्यक्ति मैं हूंगा। मेरे मोहल्ले में रहने वाले जितने भी परिवार हैं, उनमें परिवारी सदस्यों में इंटेंशन पे शंका नहीं है, तो सबसे रिलैक्स होने वाला कौन होगा? पहला मैं ट्रेन में जा रहा हूं, इंटेंशन पे शंका नहीं है, तो खुशहाल कौन होने वाला है? मैं। तो लोग हम लोगों से पूछते हैं कि भैया ये सब आप शिविर विर करते हो, ये सब बिना पैसे का कार्यक्रम क्यों करते हो? तो हम बोलते हैं अपने लिए करते हैं। तो बोलते हैं अपने लिए मतलब? तो उनको बताना पड़ता है भाई शंका नहीं होगा और ये सारी चीजें नहीं होंगी तो खुश कौन होगा? हम ही होने वाले हैं। तो मैं अपने लिए कर रहा हूं। तो ये चीज हमको जब संबंध में देखते हैं, इसी को बोलते हैं अविश्वास। जब शंका होता है तो जीवन और जीवन के बीच में संबंध के रूप में, तब तक संबंध के रूप में संबंधी पहचान में नहीं आता जब तक कि उसके इंटेंशन पे शंका है। अब उसी ट्रेन में हम बात करते हैं, थोड़ी देर बात करते 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 पता चलता सामने वाला आदमी तो शाहदरा में रहता है और मैं दिलशाद गार्डन में रहता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। अच्छा कहाँ आपकी दुकान है? फला जगह। मैं तो उस दुकान के आसपास से गुजरा हूं कई बार। हाँ कपड़े की दुकान है? हाँ हाँ जी जी, कपड़े वाली दुकान है। अच्छा, फिर बाद में उसी आदमी को बताते हैं मैं थोड़ा वॉशरूम जा रहा हूं, बैग देखते रहिएगा क्या अंतर आ गया? इंटेंशन में जो शंका था वो थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि कोई न कोई नजदीकी, कोई न कोई, अभी हम इसको अभी शंका कैसे दूर होती पता है? जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पर, देश के आधार पर। अभी यहां भारत में मैं दिल्ली में रहता हूं और कोई केरल में रहता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ उठते बैठते भी नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क में कहीं रोड पे मिलते हैं न्यूयॉर्क के रोड पे मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कहाँ के हो, तो बोलता है केरल के। हाँ वाह वाह, हेलो, आई एम इंडियन, आल्सो आई एम इंडियन। कोई तालमेल नहीं है। किस आधार पे हम पहचान रहे हैं? क्षेत्र, देश के भूखंड के आधार पे। तो थोड़ा सा शंका हमारा वहां पे कम होता है कि हमारे ही देश का है, तो हो सकता है थोड़ा इस पे थोड़ा थोड़ा भरोसा तो किया जा सकता है। तो अभी हम लिंग के आधार पे, ठीक है, ऐसे कुछ हमने आधार पहचाने में जिसके आधार पे हम शंका मुक्त होने की कोशिश करते हैं, होते नहीं हैं, कोशिश करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये अभी परिवार में ही हम शंका मुक्त नहीं हुए हैं। जब भैया कहते हैं सोम भैया कि एक भी संबंध हमारा गिला शिकवा शिकायत मुक्त नहीं है, इसका मतलब है एक भी संबंध में हम शंका मुक्त नहीं है। हमको उसको इंटेंशन को लेकर के शंका रहता है, नहीं तुम ऐसा चाहते हो, नहीं तुम ऐसा चाहते हो, और ये हमको पता है। आप ऐसा चाहते हो किसको पता है? मुझे पता है। तो इंटेंशन को लेकर अनुमान लगाते रहते हैं, इंटेंशन को लेकर अनुमान लगाते रहते हैं, और ऐसा हमको स्वीकार नहीं होता। इसमें जो पकड़ने वाली बात क्या है? किसी भी जिसके साथ भी मैं जी रहा हूं, जिसके साथ भी मेरी यात्रा होने वाली है, जिसके भी संबंध में मैं
निरंतर बने रहना चाहता हूं, उसके प्रति मैं शंका मुक्त हो जाना चाहता हूं, और ये चाहता हूं कि दूसरा भी मेरे प्रति शंका मुक्त हो जाए। यानी 1 जो है वो 2 के इंटेंशन के प्रति शंका मुक्त हो जाए और 2 1 के इंटेंशन के प्रति शंका मुक्त हो जाए। ऐसे के बिना हम स्थिर रह ही नहीं सकते। मेरे में एक अनकंफर्ट रहेगा, अनईजी रहूंगा मैं, मतलब अंदर अंदर मेरे कुछ चलता रहेगा, अंदर अंदर मैं परेशान सा रहूंगा, दिखाऊंगा बढ़िया मुस्कुराते हुए, हाँ जी कैसे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर शंका है। तो मैं अंदर से, तो अभी क्या है, अभी बाहर से कोई परेशानी थोड़ी है, बाहर से तो सब आदमी अच्छे ही लगते हैं, अंदर ही गड़बड़ी चल रही है ना। तो अंदर वाला जो है वो शंका मुक्त हम नहीं हो पाते हैं, तो साथ में रहना नहीं हो पाता, संबंध की निरंतरता नहीं हो पाती। यही शंका मुक्त हो पाना, यही आश्वस्ति, यानी दूसरे का आशय हमको स्वीकार हो गया है, इंटेंशन हमको एक्सेप्ट हो गया है, और मैं ऐसे स्टेट में आ गया हूं कि मैं उनके इंटेंशन को जानता ही हूं कि अगला आदमी सुखी होना चाहता है। ये अरिस्टो भाई हैं, सुखी होना ही चाहते हैं, फिर गलती क्यों कर रहे हैं? अब सुखी होने के लिए कर रहे हैं, जितना इनको पता है तरीका उतना हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन क्या है? सुखी होना चाहते हैं। इंटेंशन क्या है? सुखी होना चाहते हैं। इंटेंशन क्या है? तो किसी भी आदमी को देखा तो इंटेंशन क्या है? सुखी होना चाहते हैं। यही वाला स्वीकार होगा, दूसरा कुछ स्वीकार होगा नहीं। और अभी और छोटी और थोड़ी सी इसको माइक्रो में आएंगे तो पता चलेगा मुझे अपने ही इंटेंशन के प्रति शंका है, मेरे ही अंदर जो इच्छा विचार आशा, इंटेंशन का मतलब क्या हुआ? जो आशा है, मेरे अंदर ही जो इच्छा विचार आशा है उसको ही लेके मैं सशंकित हूं, उस पर ही मुझे मैं टिके नहीं रह पाता, उसको लेकर के ही मैं थोड़ा सा हिला रहता हूं, डुला रहता हूं। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? स्वयं के प्रति अविश्वास। स्वयं के प्रति ही अविश्वास है, मुझे ही अपने इच्छा विचार आशा के प्रति भरोसा नहीं है, आशय पे शंका है, मुझे अपने ही आशय पे शंका है, मैं स्वयं के प्रति ही आश्वस्त नहीं हूं। इसी के लिए यह क्लास लगती है, अध्ययन हो रहा है। अध्ययन में दूसरे के प्रति हम शंका मुक्त हो जाएंगे, ये अभी कल्पना नहीं है। जितनी जितनी स्पष्टता हमको आती है उतना उतना हम स्वयं के प्रति ही शंका मुक्त होते हैं। क्या शंका मुक्ति है? पहली शंका मुक्ति है कि मैं जीवन हूं, शरीर मेरा साधन है। जैसे कार है मेरे लिए साधन है, मेरे शरीर को कहीं ले जाती है, जहां जाना होता वहां जाती है, वैसे ही शरीर है, ये मेरे लिए साधन है। मैं जीवन हूं, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूं, समझ सकता हूं, समझ करके प्रमाणित भी कर सकता हूं, जी भी सकता हूं। और संपूर्ण अस्तित्व क्या है? ये व्यवस्था है, अस्तित्व अव्यवस्था नहीं है। संपूर्ण अस्तित्व व्यवस्था है, अस्तित्व पूर्ण है। मेरा ही पूर्ण होना शेष है, मानव का ही पूर्ण होना शेष है। ये सब जितनी स्पष्टता बनती है, और इसमें कोई टेंशन की भी बात नहीं है कि मानव को इतना गड़बड़ है। जैसे मान लीजिए आप लोग 11 तारीख से यहां पर हैं, मान लीजिए, क्या मतलब हैं ही कुछ लोग बीच में आए होंगे, कुछ लोग आना जाना किए होंगे, 11 तारीख से आप लोग यहां पर हैं। तो आप यहाँ के हापुड़ के किचन का नियम, और घंटी बजी तो किस लिए बजी, और गेट इसका खुलने बंद होने का क्या टाइम है, आपको सब पता हो गया है। बिजली अगर कहीं फ्लक्चुएट हुई या चली गई तो भी आपको पता है कितनी देर में आ जाएगी, ये सब चीजें आपको पता है। ठीक, तो आप लोग उसमें निश्चिंत हैं थोड़े। अभी ये 2 बहनें आई हैं, ये आज आई हैं, टीचर हैं दिल्ली सरकार में, इनको कुछ पता नहीं है अभी। तो इनको क्या होगा? इनको ये सारी चीजें पता होने में टाइम लगेगा। अगर ये टाइम देना चाहेंगे 2 दिन 1 दिन, तो इनको हर चीजें पता चल जाएंगे कि यहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, और कैसे कैसे ये संस्थान चल रहा है, और क्या कैसे बिल्डिंग बनी है। बहुत से लोग शुरू में आते थे, बोलते अच्छा लगता है कि ये दिल्ली सरकार का सब पैसा इसी में लग रहा है तो अलग अलग चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के बिल्डिंग कैसे बनी है, और ये बिल्डिंग संचालित कैसे है, बिजली इतनी माने कैसे मेंटेन हो रही है,
शिविर नहीं चलता है तो कैसे मेंटेन, बहुत सारी चीजें हैं, चलता रहता है। लेकिन धीरे 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 इसको आप जान सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, अगर जानना चाहेंगे तो जान लेंगे। लेकिन कब, जब आप थोड़ा लंबा समय तक हैं तो। लेकिन जो अभी आया है तो उसको आज के बाद टाइम लगाना पड़ेगा ना। आप तो लगा चुके 15 दिन, और जो आज आए हैं वो तो आज के बाद उनको टाइम लगाना है। तो वैसे ही धरती पर जो पदार्थ अवस्था है वो निश्चित आचरण में है, जो प्राण अवस्था है वो निश्चित आचरण में है, जो जीव अवस्था है वो निश्चित आचरण में है। तो चूंकि पदार्थ अवस्था ही पहले धरती पर थी, ठोस और विरल के रूप में, फिर पानी के रूप में तरल बना, तरल बनने के बाद अम्ल और क्षार बने, वो सहस्थित दर्शन ज्ञान में सारा आया होगा। अम्ल और क्षार बनने के बाद पुष्टि तत्व, रचना तत्व बना, फिर कोशिका बनी, फिर धीरे धीरे पूरा वेजिटेशन, और इस ढंग से पूरा फिर एनिमल किंगडम, और ऐसे करके। तो वो चूंकि पहले जो चीज आया क्रम में, तो वो क्रम से उसके भी व्यवस्थित होने में टाइम लगा है। मानव सबसे अंतिम में आया। अभी तो जुम्मा 2 लाख साल हुआ है, 2 लाख साल में तो इडली बनाना सीख लिया है, और उसके साथ लहसुन और मूंगफली की चटनी नारियल की होगी वो भी बनाना सीख लिया है, कपड़े सीख लिया है, ये एलसीडी सीख लिया, पेन बनाना, मोबाइल बनाना, ये सब सीख लिया है। तो सुविधा के क्षेत्र में जितना सीखना था, क्योंकि सुविधा के लिए तो जूझ रहा था शुरू में, पहले तो वही जूझना था, तो इसलिए क्रम से चल रहा है। तो दुखी होने का, परेशान होने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है, क्रम से ही चल रहा है। अब शिक्षा का एक होलिस्टिक कंटेंट भी उपलब्ध हो गया है, पूरा पूर्ण कंटेंट भी उपलब्ध हो गया है। इस कंटेंट का लोक व्यापीकरण भी आज के डेट में देश के किसी भी कोने में ऐसा नहीं होगा जहां लोग जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन को न जान रहे हो। नहीं किसी को जान रहे हैं तो सोम त्यागी जी को जान ही रहे होंगे। ठीक है, गूगल में जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन डालेंगे तो और कुछ आया ना है, सोम भाई का फोटो आ जाता है। तो कुल मिलाकर के लोक व्यापीकरण भी हो रहा है, कहीं कहीं शिक्षा में प्रयोग भी हो रहे हैं, ऐसे अध्ययन भी जगह जगह चल रहे हैं। तो कुल मिला के क्या है, यानी मानव भी व्यवस्थित होने के क्रम में आ गया है ना, सुविधा से हट के सोचना शुरू कर दिया। पहले भी सोच रहा था, आदर्शवाद में देखेंगे तो सुविधा को इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन सुविधा को महत्व नहीं दिया गया वही गड़बड़ हो गया शायद। ठीक है, अभी क्या हो गया, यहां पर समाधान समृद्धि दोनों की बात हो रही है। सुविधा रहते हुए और समाधान की तरफ हम बढ़ेंगे, और सुविधा का भी बढ़िया से उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, प्राकृतिक नियमों को समझ करके उनका पालन करते हुए उत्पादन करेंगे और उन सुविधाओं का उपयोग करेंगे। उसमें कोई ग्लानि नहीं है, वो कि खराब चीज नहीं है, बशर्ते नियम का पालन होना चाहिए, इतनी बात है। ये करते हुए समाधान की यात्रा करेंगे, क्योंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, और जो जिस अवस्था की इकाई है उसी से तृप्त होना है। मानव अगर ज्ञानावस्था की इकाई है, हमको ये पच गया है, तो हमको ये भी पता होगा ज्ञान से कम में कभी तृप्त होगा ही नहीं, चाहे जितना भी कुछ कर लीजिए। आप किसी को कोई सामान दे दीजिए और उसके चेहरे की खुशी, और आप किसी को कुछ समझा दीजिए और उसको समझ में आ जाए वो चेहरे की खुशी, इस दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ज्ञान वाली तृप्ति जो है, चूंकि ज्ञानावस्था की इकाई है तो ज्ञान से ही तृप्त होगा। ये सारा चीजें मेरे में स्पष्ट हो जाना, इसी को बोल रहे हैं कि मानव का स्वयं के प्रति शंका मुक्त होना। और चूंकि दूसरा भी मेरे जैसा ही मानव है, वो किसी और धरती से होगा, किसी और वंश परंपरा में जन्म लिया होगा, किसी और लिंग का होगा, ये अलग बात है, लेकिन इंटेंशन के रूप में देखेंगे तो उसका भी उतना ही है। तो जब मेरे अपने बारे में शंका मुक्त होता हूं, तभी मैं दूसरे के बारे में शंका मुक्त हो सकता। दूसरे के बारे में अगर शंका मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, इसका मतलब मुझे मेरे बारे में भी शंका है। इसीलिए बार बार बोलते हैं, जब भी कोई प्रश्न आता है, इसका क्या करें, उसका क्या करें, ऐसे हो रहा है, समाज में वैसा हो रहा है, तो सभी लोग क्या बोलते हैं, सोम भैया भी बोलते हैं, संजीव भैया भी बोलते हैं, अशोक भैया बोलते, क्या बोलते हैं, अपने पे ध्यान दीजिए, बोलते नहीं है, ये अर्पण करिए, वो अर्पण के। तो इसे अंत में क्या बोलते हैं, स्वयं पे ध्यान कितना जा रहा है। अंतिम लाइन तो ही रहती है ना, क्यों हंसा बहन? अंतिम लाइन तो यही रहती है, स्वयं पे कितना ध्यान जा रहा है। स्वयं पे ध्यान दीजिए, अपने ही इच्छा विचार आशा को देखिए। क्यों? जितना जितना हम अपने प्रति शंका मुक्त होंगे, उतना उतना ही दूसरे के प्रति हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते।
अपने ही इंटेंशन को लेकर के मेरे में शंका है। इसलिए सबसे बड़ा जो संबंध में संकट है वो विश्वास का ही है। तो जीवन विद्या एक परिचय पढ़ेंगे तो उसमें बाबा जी ने लिखा है कि जब आप अनुभव संपन्न होंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? सही बात जोर से बोलनी चाहिए। हाँ, सही बात जोर से नहीं बोलना है, इसका मतलब शंका है। ठीक है, बाबा जी बोलते थे कि लोग गलत गलत बातें माइक लेके चिल्ला रहे हैं और आपके पास कोई सही चीज है तो बांस पे चढ़ के क्यों नहीं बोलते? है कि नहीं? सही बात को बोलने में क्या दिक्कत है? तो स्वयं के प्रति विश्वास, ये बोले पहली उपलब्धि हुई मुझे जब अपना सत्यापन कर रहे हैं। स्वयं के प्रति विश्वास ये पहली उपलब्धि है। तो हम अपना अपना जान सकते हैं कि मैं इस उपलब्धि में भी कहां हूं। स्वयं के ही इच्छा पर, स्वयं के ही विचार पर, स्वयं के ही आशा पर। ठीक है, कितना हम आश्वस्त हैं, कितना हम निश्चिंत हैं, कितना हम शंका मुक्त हैं, ये देख सकते हैं। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक परस्परता में विश्वास हो ही नहीं सकता। ये नियम है। हम दूसरे के ही आशय को जांचने में जिंदगी बिता रहे हैं। ठीक किसको होना है? सामने वाले को। ठीक किसको होना है? अब बोल रहे मुझे। हाँ जी, अभी चलता क्या है? ठीक किसको होना है? तो सामने वाले को जांचने में 1 जिंदगी, 2 जिंदगी, 4 जिंदगी, 8 जिंदगी, 100 जिंदगी लगाइए, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे ही इच्छा विचार आशा में अभी हार्मनी नहीं है, शंका है। इसीलिए स्वयं के प्रति हम विश्वास हमारे में नहीं है। स्वयं के प्रति विश्वास के अभाव के कारण परस्परता में भी विश्वास का अभाव है। विश्वास आधार मूल्य है। 2 मानव साथ साथ रह सकें, साथ साथ कुछ कर सकें, साथ साथ जी सकें, इसके लिए आधार मूल्य है विश्वास। विश्वास यानी दूसरे के अपने प्रति, अपने ही आशय के प्रति शंका मुक्त हो जाना और दूसरे के आशय के प्रति शंका मुक्त हो जाना, जिससे कि संबंधी रूप में साथ साथ चलने की निरंतरता हो सके, इसको बोल रहे हैं विश्वास। इतनी चर्चा करने के बाद हमको विश्वास नामक वस्तु पे ध्यान जाता है, इसको विश्वास कहते हैं। नहीं तो भी विश्वास शब्द है केवल हमारे लिए। विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। तो बोले है क्या चीज, बताओ तो, चाहिए क्या? बोले अरे हो चाहिए, विश्वास चाहिए। क्या चीज होता है? कुछ पता होगा उसका आकार, रंग, रूप, तब तो पता चलेगा आपको दें कि ना दें। मतलब वो कहीं ध्यान जाएगा कि विश्वास कह किसको रहे हैं। तो अभी ये सारा चूंकि हमारा अभ्यास शरीर केंद्रित है, शरीर को ही जीवन मान के जीते हैं, इसलिए सारा जो विश्वास का केंद्र है अभी वो शरीर ही है। मेरा कहा हुआ कोई कर दे, मैं जितना नंबर चाहता था मिल जाए, मैं जितना पैसा कमाना चाहता था कमा लिया, मैं जो जॉब पाना चाहता था पा लिया, मैं जहां घूमना चाहता था घूम लिया, मैं जैसे कपड़े खरीदना चाहता था खरीद लिया। इसी को भी विश्वास बोलते हैं। मेरा विश्वास तो अब बढ़ गया है, ये जॉब मिल गई, अब मेरा विश्वास बढ़ गया है। तो अभी सारा शरीर केंद्रित सोच होने के कारण शरीर से जुड़ी हुई चीजों में ही सारा का सारा विश्वास हमारा केंद्रित हो गया है। इसलिए विश्वास पकड़ में नहीं आ रहा है क्या चीज, है क्या चीज ये। मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं वो बताते थे कि जब मैं डॉक्टरी करके आया, गोरखपुर में ही है, तो बोले कि उस समय मुझे लगा कि 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहिए 10 साल पहले। तो बोले मैं ऐसा इंतजाम कर लिया कि हॉस्पिटल मेरा चले ना चले 1 लाख रुपए आ जाएगा। बोले उसके बाद कुछ दिनों बाद लगा नहीं ये पैसा कम पड़ रहा है, तो मैंने टारगेट फिक्स किया 3 लाख। तो मैं 3 लाख रुपए महीने अगले 4-5 महीने में कमाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने टारगेट फिक्स किया 5 लाख। आज के डेट में भैया मैं 5 लाख रुपए पर मंथ कमा लेता हूं। हमने कहा अगला टारगेट क्या होगा और ये टारगेट खत्म कब होगा। ठीक है, तो जब तक, तो बाबा जी तो स्पष्ट लिखे हैं ना, व्यय के लिए आए हैं।
खर्चे के लिए कमाई है। तो खर्चे पे जब तक फोकस नहीं होता है तब तक कमाई पे फोकस तो आप कर ही नहीं सकते। फिर यही होगा कि 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, फिर आप एक टारगेट बनाते चले जाएंगे, क्योंकि खर्चे वाला पता नहीं है ना कि किस चीज का है, कहाँ है, कितना है, जो हम कर रहे हैं वो जरूरी है, गैर जरूरी है, उसकी समीक्षा करते हैं। तो अभी उससे उनका भरोसा बढ़ रहा है, बताते हैं मेरा विश्वास अब बढ़ रहा है कि अब मैं 10 लाख भी कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें अभी विश्वास, इसलिए विश्वास का अभाव होता है क्योंकि ये विश्वास मुद्दा जीवन का है। इंटेंशन किसमें है, इच्छा विचार आशा किसमें है, जीवन में। मेरे भी जीवन में ही है, दूसरे के भी जीवन में ही चलती है, और मैं उसको नाप किससे रहा हूं, शरीर के आधार पर। मेरे आपके बीच में विश्वास नहीं है क्योंकि आप मेरा कहा नहीं मानते। जैसे हर माँ बाप चाहते हैं उनकी संतान उनका कहा माने, है कि नहीं? आपकी मम्मी को नहीं बोल रहे हैं तो हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा संतान हमारा कहा हुआ माने। क्यों? क्योंकि मैं उनके पोषण का, उनके संरक्षण का मैं इंतजाम करता हूं, करती हूं, इसलिए उनको मेरी बात माननी चाहिए। क्योंकि वो अभी वो समझ में भी कम है और वो अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रख सकते, इसलिए मैं चूंकि उनके लिए करता हूं, तन मन धन लगाता हूं, लगाती हूं, इसलिए उनको मेरा बात मानना चाहिए। और जब वो मानते हैं तो उनके बीच में बोलते हैं हमारे बीच में बॉन्डिंग, हमारे बीच में विश्वास है। ठीक, और सारा बात मानना किसमें होता है, सुविधा और शरीर केंद्रित ही होता है। लिस्ट बना के देख लीजिएगा, वो ज्ञान केंद्रित होता नहीं, इंटरनेट पे फोकस जाता नहीं, इच्छा विचार आशा का उसमें कहीं कंटेंट आता नहीं है, इसीलिए विश्वास टिकता नहीं है। जब विश्वास की बात की जा रही है तो विश्वास की परिभाषा देखेंगे, संबंध निर्वाह और उसकी निरंतरता। हम विश्वास कितना चाहते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, सुबह को चाहिए, शाम को नहीं चाहिए, हैं? सपने में अगर सपना कोई ऐसा देख लिया जहां मेरा विश्वास टूट गया तो सवेरे उसी की चर्चा करते, यार मूड बहुत खराब है। बोले क्या हो गया? बोला ऐसा सपना देखा, मेरा तो विश्वास ही खत्म हो गया है। सपने में भी क्या चाहिए, विश्वास चाहिए, यानी हर पल चाहिए, हर क्षण चाहिए। तो अभी जो हमारा विश्वास अभी है, देखिए हम परंपरा के लिए या ज्ञान संपन्न मानव परंपरा के लिए क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जीवन वाली चीजें हैं ये सब निरंतर चाहिए। सम्मान कितना चाहिए, अभी उसकी चर्चा पे आएंगे कि सम्मान कहते किसको है, लेकिन कितना चाहिए, सुख कितना चाहिए, सम्मान किसको चाहिए, शरीर को कि जीवन को, विश्वास किसको चाहिए, सुख किसको चाहिए, कितना चाहिए? अभी निरंतर हो नहीं पा रहा है क्योंकि परंपरा नहीं है। ऐसा नहीं होता ही नहीं है, विश्वास तो होता है लेकिन वो निरंतर नहीं है। तो विश्वास की परिभाषा देखेंगे तो क्या आता है, संबंध की निर्वाह और उसकी निरंतरता। जब तक निरंतरता में ये होगा नहीं और ये मेरे में ही स्थिर होगा, अभी ये बाहर से आने वाली चीज हमको लगता है, विश्वास बाहर से आएगा, कोई देगा, कोई करेगा, कोई मेरे पे विश्वास करेगा, कोई मेरे पे विश्वास करेगा, ठीक है, कोई तो मुझ पे विश्वास कर लो, कोई तो मुझ पे विश्वास कर लो, ठीक है, ये क्या चीज है? हाँ, इसको दीनता बोले। तो अभी ये विश्वास होगा नहीं, बाहर से आने वाली चीज है नहीं, ये होता कहां है, जीवन में। और जीवन में जो चीज है वो जीवन क्या है, जीवन गठनपूर्ण है। गठनपूर्ण का मतलब क्या होता है, बाहर से कुछ आना नहीं है, अंदर से कुछ जाना नहीं है, उसी को गठनपूर्ण बोलते हैं। फिर विश्वास चाहिए जीवन को और हम चाह रहे हैं बाहर से आएगा सम्मान चाहिए जीवन को और हमको लगता है बाहर से आएगा, जबकि हम पकड़ लिए हैं कि गठनपूर्ण है, इसमें आना जाना तो बंद हो गया, इसका ताला लॉक हो गया है। तो इसलिए हमारे अंदर ही, जीवन के अंदर ही गुणात्मक परिवर्तन होगा। उसी के एक स्टेज को विश्वास बोलते हैं, उसी के किसी एक स्टेज को सम्मान बोलते हैं, उसी में किसी एक स्टेज को स्नेह बोलते हैं। उसकी सबकी चर्चा करेंगे आज से लेकर परसों तक हम लोग, एक एक मूल्य को। तो ये जो हमारा बाहर से आएगा और कोई मेरे पे कर लेगा, मेरे में से निकलेगा, तो जैसे ही ये फिक्स होता है कि ये जीवन को चाहिए,
वैसे ही पता चलता है जीवन तो गठनपूर्ण है। और व्यापक में डूबा भीगा घिरा है, और व्यापक पूर्ण है, पूर्ण वस्तु में ही जीवन डूबा भीगा घिरा है। तो कुछ बाहर से आने वाला इसमें नहीं है, न इसमें से जाने वाला है। अगर हमको गठन पूर्णता पहचान में आ गई है तो अगर अभी भी हमको लगता है बाहर से आएगा, दूसरे विश्वास करेंगे, दूसरे सम्मान करेंगे, या मैं किसी का पर विश्वास करूंगा, मैं किसी का सम्मान करूंगा, इसका मतलब हमको ये ध्यान ही नहीं है कि ये गठन पूर्ण है। आने जाने का मामला नहीं है, ये उसके अंदर ही गुणात्मक परिवर्तन है। उसी के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी के लिए हम बार बार ध्यान ले जा रहे हैं कि मेरे में अध्ययन हो, मेरे मनन में टिके, मेरे में जो है मेरे मनन में आए, मेरे में पचे, वो मेरा ध्यान जाए उस पर। बताइए जितनी बात हो गई उतने उसमें कितना पची है, कितना अपच हो रहा है। हाँ जी, सब पच रहा है। हाँ, रिस्क कौन ले प्रश्न करने का। बताइए, ठीक ध्यान जा रहा है आपका? हाँ जी। हाँ, कुल मिला के ऐसा पता चला कि जो भी कुछ काम सुख के लिए करना है वो अपने ऊपर ही करना है। बिल्कुल, मतलब इस मंच का तो खत्म कर दे रहा ना आप। मंच का काम खत्म हो जाए यही तो जरूरत है, अपने पे ही करना है। इसीलिए पुस्तक को पढ़ने का एक ढंग होता है, मतलब आप सबको आता ही है ढंग, आप पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोग। लेकिन दर्शन की पुस्तक को पढ़ने का जो तरीका है कि उसके एक एक शब्द को चबाते हुए पढ़ना चाहिए, तब आप उसके अर्थ को पकड़ पाएंगे। क्योंकि ये जब 7 अगस्त को ये पूरा होगा तो उसके बाद आप होंगे और किताब होगा। वीडियो भी उपलब्ध है, लेकिन वीडियो में कहां कहां ढूंढेंगे, कितना देर तक देखेंगे, लेकिन किताब आपके पास होगा और आप होंगे। तो ये पूरा का पूरा अध्ययन का उपलब्धि ये होता है कि हमको ये सारा कंटेंट जो है वो ध्यान में आ जाए और किताब को हम ठीक से पढ़ ले जाएं परिभाषा संहिता का उपयोग करते हुए। इसलिए एक एक शब्द को चबाते हुए पढ़ना, ऐसे नहीं एक लाइन में जैसे गाना गाते हैं पढ़ के समाप्त कर दिया। इस शब्द पे रुकते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं अर्थ स्पष्ट होता जाता है। इसीलिए बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, क्योंकि श्रवण क्रिया का होना से पहले जरूरी होता है सुनना। जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, खुद को सुना रहे होते हैं। पुस्तक में सूचना है, उन सूचना को हम पढ़ते हैं। हम लोग छोटे के थे तो हम लोगों को कहा जाता था बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, याद हो जाएगा। अब पता चलता है क्यों कहा जाता था, क्योंकि बोल के पढ़ने से डबल एंट्री होती है, कान भी सुनता है और हम जब पढ़ते हैं तो डायरेक्ट भी इनपुट जाता ही है। तो सुनना, सूचना को लेना, और ये सूचना लेना, सूचना को अर्थ भी ध्यान में आना, इस अभ्यास का नाम अध्ययन शिविर है। अध्ययन शिविर में 6 महीना बाद भी जो अध्ययन करता है, मैं भी 6 महीने 2009-10 में रह के अध्ययन किया। उसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने अध्ययन करने के बाद जो 6वें महीने निकलेगा वो बाबा के, उस समय तो बाबा जी थे, उनके सामने घोषणा करके मैं अनुभव संपन्न हो गया हूं। ऐसा नहीं है। 6 महीने का मतलब है कि हमको किताब पढ़ने का सहूर आ जाएगा, ढंग आ जाएगा, और किताब पढ़ने में हमारा मन लगने लगेगा। नहीं तो इस किताब में न फोटो है, न काले अक्षर हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा मन लगने लगेगा, इसके लिए अध्ययन शिविर है। कुछ भी नहीं है ना किताब में ऐसा आकर्षित करने वाला। इतनी सारी चर्चा करने के बाद सारी किताबों को पढ़ते हैं तो उन किताबों की सूचनाएं, एक एक सूचनाएं हमें रोमांचित करने लग जाती है और हमको मन लगता है और पढ़ें, नॉवेल जैसा हो जाता है, और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें, पढ़ने का मन लग जाता है। नॉवेल में भी तो नहीं होता फोटो वोटो कुछ भी, लेकिन उसको हम जुड़ते हैं तो कोई तो एक ही सीटिंग में नॉवेल पढ़ जाती है पूरी। मतलब ऐसे भी पढ़ाकू हमने देखे, नॉवेल पढ़ाकू, जो कि नॉवेल खरीदे और एक सीटिंग में ही 3-4 घंटे में फिनिश करके उठते हैं वो। तो ऐसी स्थिति हमारी इस किताब के साथ बन जाए।
इसके लिए अध्ययन शिविर है। तो एकदम सही कहें भैया कि मेरा अपने पे ही ध्यान जाना है और मैं गठनपूर्ण हूं। हाँ जी, हेलो, बेल्ट में लगा लें। हाँ जी विजय जी। हेलो। भैया इसका क्या प्रोसेस इस तरीके से है कि जब हम परिचय शिविरों से गुजर रहे हैं तो हमारा पहले प्रश्न मुक्ति हो रही है, और जब अध्ययन शिविरों के बाद से प्रबोधक मुक्ति हो रही है, और जब किताबों को पूरा एकदम से पचा ले जा रहे हैं तो फिर पुस्तक मुक्ति भी हो जाएगी। हाँ, ऐसे क्रम देख सकते हैं। प्रश्न मुक्ति तो शिविर में नहीं हो पाती है, वो तो हमारे जो इधर उधर के प्रश्न रहते हैं, जो झाड़ झंखाड़ नहीं होता है साफ करने वाले, वही प्रश्न शिविर में आते हैं, उन्हीं से मुक्ति केवल होती है। असली प्रश्न तो उसके बाद शुरू होते हैं। अभी तो हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे पास प्रश्न असली है नहीं, शरीर केंद्रित हैं ज्यादातर, तो हमारे पास असली वाले प्रश्न नहीं हैं। अच्छा, प्रश्न है तो वो प्रश्न करना भी हमको नहीं आता। बहुत सारे शिविरों में आप सभी शिविर से गुजरे हुए हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पहला शिविर, दूसरा शिविर, तीसरा शिविर है, उसमें जो आप जैसे ये लॉन अच्छा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें घास वास को बहुत बराबर काट दिया गया है। तो इन शिविरों में यही होता है कि वो वाले प्रश्न आते हैं जो झाड़ झंखाड़ जो अगल बगल निकल गए हैं, वो सब काटने कूटने का, सफाई करने का। जब आप अध्ययन करते हैं तब आपके असली प्रश्न आते हैं। जैसे शेयर किए होंगे, या जो बाबा जी के साथ ज्यादा समय बिताए शेयर किए होंगे कि बाबा के पास बैठने के लिए आपके प्रश्न होने, तगड़े प्रश्न होने चाहिए, उस स्तर के प्रश्न होने चाहिए। नहीं तो बैठ के करेंगे क्या? पैर दबाएंगे उनका। हाँ, पैर दबाएंगे, पीठ दबाएंगे। और वो बोलते थे इस पैर दबाने पीठ दबाने से कुछ नहीं होगा आपका अध्ययन ही करना पड़ेगा। तो वो सेवा अच्छी बात है, सेवा की जरूरत है तो पैर दबाएंगे पीठ दबाएंगे, वो अच्छा चीज है। अपने घर में बुजुर्गों का हम करते हैं, उनका भी करेंगे। लेकिन अगर हम ज्ञान के लिए गए हैं तो हमारे पास प्रश्न है क्या? हमारे प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न बन ही नहीं रहे हैं। कर रहे हैं तो इतने सतही हैं कि अपने आप ही बात करते करते धराशायी हो जाए। तो असली चीज जब हम अध्ययन करते हैं तो असली हमारे सही सटीक प्रश्न बनने शुरू होते हैं। सही और सटीक प्रश्न बनने शुरू हो जाएं तब समझिए अध्ययन शुरू हो रहा है। अभी तो पठन हो रहा है, सूचनाएं हमारे तक आ रही हैं, मंच से भी जो बताया जा रहा है के लिए सूचना है। मैं जब इतनी बात बोर्ड पे हूं तो मैं अगर इसमें कुछ समय 15 साल लगाया हूं और अपने अंदर कुछ जांचा हूं दर्शन की रोशनी में, तो उसमें मेरे अंदर कोई फ्लो बना है, उस फ्लो को मैं रख रहा हूं, तो मेरे लिए वो मेरी समझ है, आपके लिए सारी सूचना है। आप इन सारी सूचनाओं को लेकर के, पुस्तक की सूचनाओं को पढ़ करके, इनको लेकर के आपकी क्या समझ बन रही है, क्या फ्लो बन रही है, वो आपकी ताकत होगी, वो पूंजी होगी। उसमें आपके क्या प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ये प्रश्न जिंदगी से जुड़े हुए कितने हैं, व्यवस्था से जुड़े कितने हैं। तो असली प्रश्न बनने शुरू होंगे। आप देख रहे होंगे बहुत से लोगों के प्रश्न असली बनने भी शुरू हो जाते हैं पहले जब इस तरह की सीटिंग में आते हैं। तो अभी कौन है? अभी तो कोई राजनीति की चर्चा नहीं कर रहा है, नहीं तो किसी जगह पर बैठ जाइए 4 लोग तो कौन सी चर्चा होगी? फला वाला ऐसा है और ढिमाका वाला ऐसा है, मेरा वाला नेता तो अच्छा है, दूसरे वाला नेता खराब है, और ये पॉलिसी ठीक नहीं, यही सब चर्चा हो रही। हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं क्या यहाँ कुछ लेकिन फिर भी मन लग रहा है हमारा। इसका मतलब कोई अच्छी चीज पर हमारा ध्यान चला गया है। पहली चीज होती है, पहला चीज होती है कि बहुत सारी गलत जगहों से हमारा ध्यान हट जाना। विजय जी, वो ध्यान हटने के लिए परिचय शिविर में प्रश्न आते हैं। वो ज्ञान वाले नहीं होते हैं, वो ध्यान हटाने वाले होते हैं कि आपका वो सारे ध्यान हटना, ये पहला चरण है। फिर मुझे ध्यान कहीं ऐसी अच्छी जगह चला गया है कि अब हमको ये बातें अच्छी लगने लगी। तब तो हम 11 तारीख से टिके हैं। अब हमारा ध्यान चला गया है, अब हम पुस्तक पढ़ने लगे हैं, अब मुझे कंटेंट पकड़ में आने लगा है, अब हमको पुस्तक में ठीक लगने लगा है। ये अच्छे संकेत हैं।
ये अच्छे संकेत हैं, तब अच्छे प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे। आप शायद जा रहे होंगे। अच्छा, बताइए। हाँ जी भैया, मैं जितना समझा कि जतिन जी ना। हाँ जतिन, कि जीवन में तो बाहर के कुछ आना तो है नहीं, जो है गुणात्मक परिवर्तन की है। तो जो बाहर जो हम अभी जो सह अस्तित्व कर रहे हैं वो खाली अपने ही मूल्यांकन के लिए सह अस्तित्व देख रहे हैं, ऐसा हुआ? बिल्कुल। ज्ञान, हम ज्ञानावस्था की इकाई हैं, ज्ञान की पूर्णता के लिए कर रहे हैं सारा। ज्ञानावस्था की इकाई है, तो ज्ञान की पूर्णता क्या चीज है? मतलब अनुभव के लिए, जागृति के लिए। तो सारे संबंध अभ्यास के लिए हैं, उससे मेरे अंदर गुणात्मक बदलाव आता है। तब मैं विश्वास पाना नहीं चाहता हूं, तब मैं विश्वास पूर्वक जीने लग जाता हूं, तब मैं सम्मान पूर्वक जीने लग जाता हूं, तब मैं स्नेह पूर्वक जीने लग जाता हूं, तब मैं श्रद्धा पूर्वक, मतलब ये सारे मूल्य भी आएंगे, ये सब इसके साथ हो जाते हैं। लेकिन ये सारे संबंध अभ्यास के लिए हैं। तो अभी समझने के लिए उसमें प्रत्यावर्तन क्रिया जीवन क्रिया में आई होगी, तो अभी समझने के लिए अभ्यास है। ये सारे संबंध समझ जाते हैं तो उसको प्रमाणित करने के लिए फिर अभ्यास है उन्हीं संबंधों में। पहले चाय बनाना आप सीखते हैं तो कभी दूध ज्यादा डाल दिया, कभी चाय पत्ती डाल दिया, कभी चीनी ज्यादा डाल दिया, कभी कम पकाया, कभी ज्यादा पकाया। ऐसे करते 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 इस समय आपका ऐसा होगा कि आप चाय एकदम बढ़िया परफेक्ट 1 कप कहा जाए तो भी 10 कप कहा जाए तो भी बढ़िया बना सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब बना बना के पिलाएंगे, लोग कहेंगे हाँ अच्छा बनाए हो, तब तो प्रमाण आएगा। तो ये स्किल के बारे में है। ज्ञान के बारे में क्या हो गया कि हम प्रत्यावर्तन, मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का चित्त में, चित्त का बुद्धि में, बुद्धि का आत्मा में, और आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, संपन्न होना है। कि हम सारा अभ्यास मन के वृत्ति के स्तर पर, मन के स्तर पे कुछ मूल्यों का अभ्यास है, ठीक है, जैसे स्नेह का अभ्यास मन के स्तर पर है। सेल का है क्या प्रॉब्लम? हाँ, आगे लगा लें। यहां लगा है पीछे से, ठीक। वो हमें पहचान नहीं रहा है ना, बहुत दिन बाद आए हैं। पहचानना, निर्वाह करना, सोम भैया को ज्यादा पहचानता है। जी चलिए, अब तो लग रहा है आवाज भी ठीक लग रही है। हाँ जी, तो ये जो प्रत्यावर्तन है, तो ममता है, ममता है, स्नेह है, और ममता है, स्नेह है, और एक मूल्य कौन सा है? मन के स्तर पे सम्मान है। तो ये 3 मूल्य मन के स्तर पे हैं, ठीक है। फिर वृत्ति के स्तर पर है, चित्त के स्तर पे। आप 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो इसमें सारा डिटेल है, या संचेतनावादी मनोविज्ञान आगे पढ़ेंगे। तो ये हम अभ्यास करते हैं, अभी हम ज्ञान के लिए अभ्यास कर रहे हैं। प्रत्यावर्तन क्रिया पूरी हो जाए इसलिए संबंधों का अभ्यास है। फिर जब समझ में आ गया, अनुभव संपन्न हो गए, तो प्रमाणित करने के लिए फिर अभ्यास है। प्रमाण भी हो गए तो फिर निरंतर हो गए। उसी को जागृति पूर्णता बोल रहे हैं, उसी को दिव्य मानवीयता बोल रहे हैं, जो शिविर में सारे शब्द आए होंगे, अभी इसमें भी आएंगे, या चौथे अध्याय में सारे ये आ गए होंगे शब्द, मानवीयता, अमानवीयता, अतिमानवीयता। तो कुल मिलाकर के ये जो होना है मेरे अंदर ही गुणात्मक परिवर्तन यही है। प्रत्यावर्तन क्रिया ही मेरे अंदर गुणात्मक परिवर्तन है। तो मेरे अंदर अब गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे एक उदाहरण आपको रखे, कई शिविर में रखे हैं, लोगों को हो सकता है ध्यान में हो। ये भौतिक जगत का उदाहरण है कि इस हॉल के अंदर शिविर चलना है। इस हॉल के अंदर शिविर चलना है तो इसमें जितनी कुर्सियां लगनी है, जितने गद्दे लगने हैं, जितने चद्दर लगने हैं, एसी लगना है, पंखा लगना है, बोर्ड लगना है, ये सब आ रहे हैं बाहर से। तो कोई बैठे हैं, बोल रहे नहीं नहीं इसको निकालो, ज्यादा हो गया, तो जो ज्यादा है निकाल दिया। फिर कुछ कम लग गया, नहीं 2 कुर्सियां कम है, फिर कुर्सियां भी ला दिया, घड़ी एक नहीं आई, घड़ी दिया। ऐसा करते 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 लिस्ट से मिला लिया कि जितने सामान की जरूरत इस शिविर को चलाने के लिए है, अब वो सारे सामान आ चुके हैं। अब इस हॉल में एक भी सामान अब नहीं आना है और एक भी सामान बाहर
नहीं जाना है, ठीक, कम से कम 2 घंटे का सेशन चलाने के लिए। नहीं तो कोई कहेगा नहीं पानी पीने तो जाना पड़ेगा चाय की तो घंटी बजेगी। 2 घंटे का सेशन चलाने के लिए। अब क्या सेशन चल जाएगा? जितने सामान इस हॉल में आने थे चुके हैं, एक भी सामान कम नहीं है और एक भी ज्यादा फालतू भी नहीं है। अब क्या शिविर चल जाए? नहीं चलेगा। क्यों है? नहीं, सुनने वाले भी आ गए, सुनाने वाले भी आ गए। चलिए, करेक्शन कर लिया मैंने, अब चल जाएगा, अब चल जाएगा। कुर्सियां आ गई, उधर सारी खड़ी हैं, बोर्ड आके वहां रखा है, पंखे बैग में उधर रखे हैं अरेंज होना है, जो चीज जहां लगना है वो चीज वहां लगेगा, तब शिविर शुरू होगा। मात्रा की गड़बड़ी नहीं है, अब इसमें मात्रात्मक बदलाव नहीं हो रहा है, केवल एक चीज उठा के दूसरे जगह रख रहे हैं, उसको ठीक जगह सजा रहे हैं, गुणात्मक बदलाव हो रहा है। तो इसको तो ये भौतिक जगत का उदाहरण है, लेकिन इससे आप जीवन को कनेक्ट कर सकते हैं कि इसमें मात्रात्मक तृप्ति हो गई है। जितने अंश इसमें समाते थे समा चुके हैं, अब न फालतू आने हैं न इसमें से जाने हैं, तो फिर कहां विश्वास पाना है और निकालना है और सारा चीज। अब उसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन होना है, जिसके लिए अध्ययन और अभ्यास है। क्वालिटेटिव करेक्शन ही उसके अंदर होना है, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ही उसके अंदर होना है, गुणात्मक परिवर्तन ही होना है। उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। जब इतना सारी बातों के बाद हमारा ध्यान जाता है, तब स्वयं पर विश्वास होता है कि मैं अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न हूं, मैं गठन पूर्ण इकाई हूं, मेरे अंदर गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके लिए संबंध है, और दूसरा भी ऐसा ही है। तो मेरे पर जितना जितना मैं अपने प्रति शंका मुक्त होता हूं, तब मैं दूसरे के प्रति शंका मुक्त होता हूं, तब परस्परता में, संबंध में विश्वास पूर्वक हम जी सकते हैं। इससे कम में नहीं हो पाएगा। बताइए। हाँ जी, ठीक है। ठीक कहाँ है? यही तो सारा गड़बड़ है गड़बड़ अभी यहीं पर है। मैं स्वयं के प्रति ही शंका युक्त हूं, मुक्त नहीं हूं, शंका युक्त हूं। मेरे इच्छा विचार आशा सुबह से लेकर शाम तक इतनी बार बदलती है कि रात में मुझे नींद की दवाई खानी पड़ती है मेरी इच्छा विचार आशा इतनी दौड़ रही है, इतनी दौड़ रही है, इतना बदल रही है, इतना फ्लक्चुएट कर रही है कि रात में नींद भी नहीं आ पा रही है, परेशान है। कहां कहां दौड़ा रही है, मसूरी ले गई, शिमला ले गई, स्विट्जरलैंड ले गई, सब घुमा घुमा के लाई, फिर भी परेशानी है तो मेरी इच्छा विचार आशा में ही स्थिरता है, इसलिए मैं अपने प्रति ही शंका मुक्त नहीं हूं। मुझे कहां जाना है, मेरी यात्रा क्या है, मेरे धरती पे होने का प्रयोजन क्या है। इसी हॉल में शिविर चल रहा था 2020 में, और वो भीलवाड़ा से काफी लोग आए थे और जगहों से भी आए थे, नेपाल से भी 8 लोग आए थे। तो उसमें एक व्यक्ति बोले, भैया जब मैं दूसरा शिविर किया तब मेरा ध्यान गया कि इस धरती पर पहले से जब 700 करोड़ लोग थे तो वो कौन सा खंभा नहीं उखाड़ पाए थे कि मुझे भी आना पड़ा हाँ, वो कौन सा खंभा रहा होगा जो 700 करोड़ लोग मिलकर नहीं उखाड़ पाए कि मुझे भी बाद में आना पड़ा ये मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अब मुझे समझ में आ गया कि हर व्यक्ति इंडिविजुअली जीवन है, हर जीवन को जागृत होना है, इसलिए हर जीवन को शरीर को चलाना है, इसलिए हर जीवन को समाधान संपन्न होना है। अब मुझे सारा चीजें स्पष्ट हो गया, मेरा तो बोझ ही खत्म हो गया। क्यों बेटा तो मेरा अपने बारे में ही शंका है, मैं क्यों हूं, मैं क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, खाने आया हूं। तो पहले भी लोग खा ही रहे थे, हम भी आके थोड़ा खा लिए, और खाए भी तो यही निकाल भी दिए, फिर चले गए, तो आए किस लिए थे। तो ये सब सारे प्रश्न को लेकर के मैं शंका में जीता हूं। तो मुझे लगता है मैं संतान हूं किसी का, और मैं पैदा हुआ हूं, मैं भी खा पी रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, किसी तरह से जी पा रहा हूं। हाँ, किसी तरह से हमारे पास 4 मकान हो पाए हैं, किसी तरह से हमारे पास 4-5 गाड़ियां हो पाई हैं, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से जिंदगी काट रहा हूं।
और मेरी अगली संतान भी हो जाएगी, वो भी किसी तरह से 10-12 फ्लैट कर लेगी, किसी तरह से वो भी जी लेगी, वो भी चली जाएगी। मतलब ये शंका ही है ना, हमको पता ही नहीं हम क्यों हैं, और हमको ये भी नहीं पता कि अगली पीढ़ी क्यों आएगी। तो हम अभी क्या है, अपने प्रति शंका मुक्त नहीं होने के कारण दूसरे के प्रति शंका मुक्त नहीं है, इसलिए मैं स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक नहीं जी पाता, इसलिए मैं परस्परता में विश्वास पूर्वक नहीं जी पाता, इसलिए सामने वाला हमको पुरुष के रूप में दिखता है, सामने वाला हमको महिला के रूप में दिखता है, सामने वाला हमको बच्चे के रूप में दिखता है, सामने वाला बूढ़े के रूप में दिखता है, सामने वाला इंजीनियर डॉक्टर के रूप में, सामने वाला हिंदू मुस्लिम के रूप में दिखता है, फिर सबके अपने अपने लक्ष्य दिखते हैं। दरियागंज में एक इनकी एमसीडी के टीचर्स की ट्रेनिंग थी, प्रिंसिपल की, तो उसमें 55-60 प्रिंसिपल आए थे, तो उसमें जो है कुछ हिंदू प्रिंसिपल भी थे, मुस्लिम मतलब 50-50 संख्या थी, लगभग 60-40 रही होगी। तीसरा दिन चल रहा था, शिविर नहीं था, 3 दिन का ओरिएंटेशन था, 5 दिन का उनका ट्रेनिंग था, तो मेरा 3 दिन का उसमें रख दिए थे। तो तीसरे दिन लंच करने में अपने कमरे में चला गया, इनका वो आता था सप्लाई का खाना, उसको लोग खा रहे थे। तो जब वहां से लौट के आए थे, लोग लड़ रहे थे बहुत तेज, मतलब जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। तो मैं हॉल में घुसा, तो हमने कहा क्या बात हो गया, तो बोले नहीं आप ही बताइए सही क्या है। हमने कहा मुद्दा क्या है, तो शायद कहीं शिविर में चर्चा भी ये किए रहे होंगे। बोले कि मुस्लिम बोलते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, और हिंदू बोलते हैं पुनर्जन्म होता है। तो ये बोलते हैं पुनर्जन्म होता है, हम बोलते नहीं होता है, और हम लाख तर्क दे रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं, क्यों जरूरी जबरदस्ती अपनी बात मनवाना। हमने कहा बिल्कुल गलत है, नहीं मनवाना चाहिए। तो बोले आप ही बताइए। हमने कहा मैं क्यों बताऊं, मैं तो कंटेंट ले नहीं आया हूं, मैं तो जो कंटेंट लाऊंगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो कंटेंट मैं नहीं लाया उसकी जिम्मेदारी मेरी है नहीं है। बोले नहीं लेकिन मुझे लगता है आप बता लेंगे, वो नेरोलैक वाला प्रचार आता है ना कि नेरोलैक पैंट लगाओगे तो सब समझदार मान ही लेंगे, हर समस्या का समाधान लेने आएंगे। तो ऐसा हो गया, तो बोले नहीं आप बताइए। तो हमने कहा चलिए कोशिश करते हैं। हमने कहा मान लीजिए पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म होने का मतलब यह हुआ कि मैं जैसे जिंदा हूं और शरीर को चला रहा हूं और जिंदगी जी रहा हूं परिवार समाज में, ऐसा ही मैं आगे भी, जब ये शरीर मर जाएगा तो आगे भी मैं ऐसा जीऊंगा। बोले हाँ। तो हमने कहा तो अभी जब हम शरीर को चला रहे हैं, जिंदा हैं, तो इसमें जैसा समाज है, जैसी प्रकृति है, जैसी सरकारें हैं, तो अगला जन्म जब हम लेंगे तो उसमें इससे अच्छा प्रकृति, इससे अच्छा समाज, इससे अच्छी सरकार चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, या इससे खराब चाहेंगे। बोले नहीं इससे अच्छा चाहेंगे। तो हमने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बोले काम करना पड़ेगा। बोले कब करना पड़ेगा। बोले इसी जिंदगी में करना पड़ेगा। कौन करेगा। तो बोले हम ही लोग करेंगे। हमने कहा ठीक है। अब दूसरे तर्क पे आइए, मान लीजिए पुनर्जन्म नहीं होता है, मतलब मेरा ये शरीर है, मैं इसको अपना जिंदा रखा हूं, खा पी रहा हूं, संबंधों में जी रहा हूं और खत्म हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे फिर जिंदगी नहीं, शरीर नहीं चलाना है, जिंदा नहीं, जिंदगी मिलेगी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे होंगे कि नहीं। बोले होंगे। उनके बच्चे होंगे कि नहीं। होंगे। उनके बच्चे। बोले होंगे। तो हमने कहा जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए समाज, उसके लिए प्रकृति, उसके लिए सरकारें आज से अच्छी चाहते हैं या इससे खराब चाहते हैं। बोले नहीं इससे अच्छी चाहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा। बोले काम करना होगा। कब करना होगा। अभी करना होगा। कौन करेगा। हम ही करेंगे। यानी दोनों को क्या करना है आज के डेट में काम करना है, जिससे कि आने वाले समय में समाज, प्रकृति और सरकारें ठीक हो जाए। लेकिन हम लड़ाइयों, क्योंकि जब हम आदमी को आदमी के रूप में नहीं देखते, व्यवस्था के रूप में नहीं देखते, तो हम झगड़े के मुद्दे निकालते हैं, काम के मुद्दे नहीं निकालते, क्योंकि काम करना पड़ेगा। तो वो जो चीज होता है कि नहीं होता है, सब लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार रहें। दिक्कत क्या है इसमें। काम क्या करना है। तो काम यही करना है, शिक्षा में काम करना है, जिससे कि सुविधा को लेकर के, संबंध को लेकर के आने वाले में आज से बेहतर समाज उपलब्ध हो सके। नहीं तो सारे आने वाली पीढ़ी तो यही कहने वाली है हमारे पूर्वज कैसे थे, सब पेट्रोल वेट्रोल पी के चले गए। हाँ, सारा पेट्रोल पी के चले गए, सारा पानी बर्बाद कर दिए, पता नहीं उन सबों को अकल थी कि नहीं थी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे। हवा खराब कर दिए, मिट्टी खराब करा दिए, पानी खराब कर दिए, पेट्रोल पी गए, कोयला सारा जला के चले गए। वो सब पढ़ते लिखते थे कि नहीं पढ़ते लिखते थे, अकल वकल थी कि नहीं थी उनके पास। यही तो कहने वाली अगली पीढ़ी। ठीक है। तो और अगर उनको ये पता चल गया नहीं मानव ज्ञान संपन्नता की इकाई है, तो बोलेंगे इसका मतलब ज्ञान में पीछे रह गए।
तो ठीक है, वो समझ जाएंगे भाई ज्ञान तो हम निरंतर जो है वो विकास क्रम में ज्ञान उन्नत होता है, तो जितना उनका ज्ञान था उससे उन्नत हमारा होगा, उससे उन्नत हमारा होगा, उससे उन्नत हमारा होगा। और ज्ञान जीवन का जो है वो पक्ष है, तो जीवन को ही जागृत होना है। मैं जीवन हूं, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूं, मुझे जागृत होना है, यही मेरा विश्वास है। ऐसा ही दूसरा भी है, उसको ऐसा देख पाते हैं तो यही परस्परता में विश्वास है। यहां आकर के खूंटा गड़ जाता है, फिर खूंटा कोई हिला नहीं सकता। अभी तो खूंटे हमारे रोज हिल जाते हैं, कोई हिला देता है या हम ही उखाड़ के दूसरे जगह गाड़ देते हैं। इसी को विश्वास का अभाव बोलते हैं। बताइए, विश्वास पे तो बहुत चर्चा हो सकती है, बहुत चर्चा हो भी गई है, और कितना इस पे चर्चा किया जाए। इसको आधार मूल्य कहा गया। इससे कम में मानव साथ बैठ भी नहीं सकता, साथ रह ही नहीं सकता। जी भैया, नमस्ते। हेलो, नमस्ते सभी को। आज हम वापस जा रहे हैं। थैंक यू सबको, बहुत सारा सीखने मिला यहाँ पे। पहले तो बुक पढ़ने में ही नहीं आती, हिंदी तो बहुत दिक्कत हो रही थी, अभी समझ में आ रहा है। और सभी को धन्यवाद जो मुझे इतना समझाने में मुझे समझाया सब। सो थैंक यू एवरीवन, and I'm going to miss everybody. Thank you so much. मेरा नाम कृष्णा भी है, मैं घर जाकर गोष्ठी करूंगी। वाह, बहुत शुभकामना। हाँ जी, आप सबकी यात्रा बनी रहे। जी भैया, शुभकामना दे दीजिए। जी, आपकी यात्रा जारी रहे, इसके लिए पूरी सभा की तरफ से शुभकामना। और किसी से कोई शिकायत हो तो बता दीजिएगा। जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि भैया नमस्ते, कोई गलती हुई हो तो मैं तुरंत बोलता हूं क्षमा नहीं करूंगा। बता दूंगा कि ये गलती हुई है। हाँ जी, चलिए, तो ये विश्वास मूल्य को आप लोग सेटल करिए, इसको और अच्छे से, और इसको अच्छे से देखेंगे। अगले मूल्य पर आते हैं। ठीक है, विश्वास पे बातचीत जो हो रही है, ये तरीका ठीक है। देखियो, टिका के इसी पे रखना है, जीवन और शरीर, जीवन और शरीर, जीवन और शरीर। इस पे ही टिका के टिकना भी है, इस पे टिकाना भी है। अब इसमें क्या चीज समझ में आया? मैं जीवन हूं, ठीक है, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूं। दूसरा भी जीवन है, ये भी अक्षय बल और अक्षय शक्ति संपन्न है। तो जैसा मैं अपने बारे में देख पा रहा हूं, वैसा मैं दूसरे के बारे में भी देख पा रहा हूं। मैं अपने भी ताकत को जानता हूं कि मैं अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूं। मैं दूसरे के ताकत को भी जानता हूं कि वो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। ऐसा देख पाता हूं, यही सम्मान है। सम्मान का मतलब क्या होता है? आ जाए सब लोग, रुका जाए। चलिए फिर से रिपीट कर देंगे क्या करना है।
देखिए ध्यान जा रहा है, मैं जीवन हूं। जब शरीर को देखेंगे तो सम्मान वाला मामला खत्म, क्योंकि शरीर को देखते ही रूप पद धन बल आ जाएगा। अभी जो सम्मान को लेकर के भय रहता है, खतरा रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि शरीर को ध्यान में रखते हैं। शरीर को ध्यान रखते ही शरीर का रूप होता है, रूप एक जैसा होता नहीं है। शरीर के आधार पर पद है, पद एक जैसा होता नहीं है। शरीर को संसाधनों की जरूरत है, इसलिए शरीर के लिए धन चाहिए। धन के आधार पर देखेंगे एक रूपता आता नहीं है। बल शरीर का किसी का कमजोर होगा, किसी का ताकतवर होगा, तो बल के आधार पर भी समानता दिखती नहीं है। तो सम्मान यानी जो चीज जैसा है उसको वैसा ही मानना, उतना ही मानना, ये होता है सम्मान। तो मैं जीवन हूं, शरीर चला, और जीवन जो है वो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। ये मेरे बारे में भी सही है, ये दूसरे के बारे में भी सही है। तो मैं जीवन हूं, ये भी जीवन है। मैं भी ताकत के रूप में वैसा ही हूं, और जो भी दूसरा भी ताकत के रूप में ऐसा ही है। ऐसा पहचान पाना, यही सम्मूल्य है, यही सम्मान है। जांच के देखिए, इसी पे टिकना पड़ेगा, जीवन पे, जीवन पे। जैसे ही शरीर के आधार पे सम्मान हुआ, सम्मान करने की कोशिश किए, सम्मान कितना चाहिए? निरंतर चाहिए। अब शरीर के आधार पे शुरू कर दिए तो क्या होगा? शरीर के आधार पे जाएंगे तो रूप पद धन बल, ठीक है, या कोई विशेषज्ञता स्किल। अब इसके आधार पे गए तो क्या होगा? निरंतरता की संभावना नहीं है। तो शरीर के आधार पर कोई मूल्य, क्योंकि मूल्य सारा जीवन के विषय है, इस शरीर बीच में आता है, यही गड़बड़ है। तो शरीर का आना गड़बड़ नहीं है, मैंने स्वयं को शरीर मान लिया, ये गड़बड़ है। शरीर तो है ही, जीवन शरीर को ही चलाएगा, तभी वो समाधान संपन्न होगा, तभी वो जागृत होगा। लेकिन मैंने स्वयं को शरीर ही मान लिया है, यही गड़बड़ है। इसलिए सम्मान का आधार भी मैंने शरीर को ही मान लिया है। तो शरीर को सम्मान का आधार मानते हैं, तो शरीर को मिलने वाली सारी सुविधाओं को सम्मान का प्रतीक बना देते हैं, जिसको सामान से सम्मान कहा जाता है। सामान किसको चाहिए? सामान किसको चाहिए? और सम्मान किसको चाहिए? तो सामान शरीर को चाहिए, सम्मान जीवन को चाहिए। क्या चीज? सामान, सम्मान, हाँ ठीक है। थोड़ा स्कोर खोल दीजिए माइक में। हाँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि सम्मान की आवश्यकता जीवन में कार्य व्यवहार के लिए है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मैं बात करना चाहता हूँ किसी के साथ में, और उसको जीवन मान के अगर मैं बात करूंगा, बड़ा छोटा मान के बात नहीं करूंगा, सही मूल्यांकन करके बात करूंगा, तो वो ठीक होगा। अगर मैं शरीर के आधार पे बात करूंगा, काम करूंगा, तो वो ठीक से होगा नहीं। बिल्कुल, तो इस हिसाब से ये सही है। देखिए, जो जितने भी मूल्य हैं, वो ये सारे मूल्य जो चर्चा हो रही है, व्यवहार के ही मूल्य हैं। ये व्यवहार में ही ये रिफ्लेक्ट होते हैं। विश्वास व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है, सम्मान व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है। ये व्यवहार के ही मूल्य हैं, ठीक है। लेकिन सम्मान है क्या चीज? कहते किसको हैं? सम्मान कहते किसको हैं? कि न तो ज्यादा मानना, ना तो कम मानना, और न तो कुछ का कुछ मानना। अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, दोष से मुक्त, उसी को बोलते हैं सम्मान। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझ पाना, वैसा ही मान पाना, वैसा ही मूल्यांकन कर पाना। तो मानव कैसा है? तो मानव जीवन है, शरीर को चलाता है, जीवन है, शरीर को चलाता है। जीवन की आयु नहीं है, शरीर की आयु है। शरीर नश्वर है, जीवन अमर है, क्योंकि अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। यह भौतिक रासायनिक क्रिया है।
तो मैं भी ऐसा हूं, दूसरा भी ऐसा है, मैं अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूं, दूसरा भी अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। मूल में जीवन है, इस रूप में देख पाना, इसकी स्वीकार कर पाना, मेरे अंदर स्वीकृत हो पाना। जो स्वीकृति होती है वही भाव होता है। भाव किसको बोलते हैं? स्वीकृति को ही बोलते हैं। वो मेरे में ठहरती है। फिर ऐसा स्वीकृत हो पाना, इसको सम्मान बोल रहे हैं। नहीं तो फिर रूप, रंग, देश, भाषा और क्षेत्र और अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपना जेंडर, अपने अधिकार, अपने पद, फिर इसके आधार पर जाता है, क्योंकि शरीर फिर आ जाता है। तो अभी जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं आप देखेंगे जो गैप आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि सम्मान के केंद्र में मैं शरीर को रखता हूं। बार बार शरीर को रखता हूं, मतलब डायरेक्ट शरीर ही नहीं है, शरीर को सारी सुविधाएं चाहिए और मैं उन्हीं सुविधाओं को सम्मान के केंद्र में डाल दिया। जूते के आधार पे सम्मान होगा। मेरा तो 9,000 का है, देखो हो जाएगा। उसके ऐसा करते लोग दिखते हैं। कपड़े के आधार पे, उसकी ब्रांड क्या है उसके आधार पे, फिर वो कहां से खरीदा था वो भी बताना पड़ता है। बहुत आजकल इतने लोड आ गए हमारे ऊपर। पहले तो इतना ही था कि भाई रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़ा पहन लिया बस हो गया, कपड़ा है तो अच्छी बात है। अब तो कपड़ा है तो किस ब्रांड का है और कहां से खरीदा था, तो दुबई में खरीदा था। अच्छा, वाह, दुबई में खरीदे थे। अगर उसने कहा तब तो हमको अच्छा लगा, अच्छा ये दुबई से खरीदे थे, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। सारा पैसा क्या हो गया, पानी में चला गया। तो कुल मिलाकर के जैसे ही शरीर के आधार पे सम्मान का प्रयास करते हैं, तो शरीर से जुड़ी हुई सारी सुविधाओं के आधार पे सम्मान के प्रयास में लग जाते हैं, और वही हम धोखा खाते हैं। वही सारा रॉन्ग नंबर डायल करते 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 फिर हमारा नंबर सही लग जाता है और हमारी विदाई हो जाती है। तो सम्मान जीवन के अंदर होने वाली क्रिया है, मूल्य क्रिया है। सम्मान भी क्रिया है, मन के स्तर पे होने वाली क्रिया है। जो 10 क्रियाएं हैं वो 122 आचरण के रूप में व्यक्त होती हैं, उनमें से ही एक सम्मान है। वो जीवन के अंदर होने वाला है, हमने उसको टिका दिया बाहर शरीर और शरीर से जुड़ी सुविधाओं पे। तो सामान से सम्मान, इसलिए सामान का लोड बढ़ गया। अभी सारे लोग सारा जो धन कमाना है वो कैसे कमा रहे हैं? पदार्थ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इसी को प्रकृति बोलते हैं। और मानव शरीर भी है इसमें, ठीक है। ये मानव क्या कर रहा है कि पैसा कमाने जा रहा है तो किसी भी कीमत पे कमा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सामान चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सामान इसलिए चाहिए क्योंकि सामान के आधार पे सम्मान होने का जो उसको एक इनपुट मिल चुका है किसी भी कारण से, टीवी के विज्ञापन से या प्रचलन में वही चलता है। सामान के आधार पे सम्मान, तो सामान पैसे से मिलेगा। पैसा किसी भी कीमत में कमाना है तो किसी भी कीमत यही है, और कौन सा कीमत है? इन्हीं की कीमत पे कमाना है। इन्हीं सब जगहों पे शोषण करेंगे, इन्हीं सबको बर्बाद करेंगे। इन सबको बर्बाद करके क्या कमाएंगे? पैसा। और पैसा लेके फिर क्या लाना है? यही लाना है फिर जिनको बर्बाद किया है। तो ऐसे काम में लगे हैं कि किसी भी कीमत पर, पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन किसी भी कीमत पर। तो इनकी कीमत पे कमाने गए तो इनको बर्बाद किया और फिर पैसा आ गया। अब क्या लाना है? यही चीज लाना है, क्योंकि पैसा तो खाएंगे नहीं। पैसे का तो सांस में, नाक में पैसा तो डालेंगे नहीं, उसके लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जो हमको खाना है वो मिट्टी में पैदा होगा। मिट्टी में क्या है? मिट्टी को खराब करेंगे, मिट्टी को खराब करके पैसा कमाया। क्यों पैसा कमाया? मिट्टी को कैसे खराब किया कि सारी दुनिया को आदत डलवा दिया कि बीज बाजार से खरीदो। अब बाजार के बीज मिट्टी को खराब भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी नहीं होते, तो आपको हर साल बीज बाजार से खरीदना पड़ता है। अभी के जो बीज हैं वो बीज गुणन नहीं होता, वो बीज को अगले साल आप बीज के रूप में यूज नहीं कर सकते जब वो फसल हो जाएगा। फिर उसके अंदर उस बीज को, उस मिट्टी को ताकत नहीं है उस बीज को झेलने की,
क्योंकि जो बीज है उस मिट्टी के लिए वही मिट्टी उसको सपोर्ट करती है। अब हम बाहर का बना हुआ बीज इस मिट्टी में डालते हैं, उसको झेलने की उसकी ताकत नहीं है, तो मिट्टी का ताकत बढ़ाने के लिए बाजार में सामान है वो ले आके डालिए। फिर उससे जबरदस्ती किसी की ताकत आपने बढ़ा दिया तो उसको बीमारी लग जाती है। आपकी जबरदस्ती ताकत बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बीमारी लग जाएगी। तो फिर बीमारी लगती है उन फसलों को, फिर उन बीमारियों से बचने के लिए फिर कुछ छिड़कते हैं। यही चीज है कि मिट्टी को, पानी को, हवा को बर्बाद करते हैं, और उनको जितने लोग केमिकल बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, उन सब के घर पैसा जाता है। तो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और फिर पैसे से क्या लाना है, तो बोलते हैं जी खाना तो हम ऑर्गेनिक ही खाएंगे, दूध तो हमको शुद्ध चाहिए, खाना तो ऑर्गेनिक चाहिए, भले पैसा ज्यादा ले लो। अब पैसा ठीक है, ऐसे ऐसे काम में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सामान जो है, सामान के आधार पे सम्मान, सामान के आधार पे सम्मान, ये हमारा कहां से आया? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। जब अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर से जुड़ी हुई हर चीज का अधिमूल्यन कर दिया हमने। कपड़े का, जूते का, कार का, मकान का, हर चीज का अधिमूल्यन कर दिया। एसी का, पंखे का, हर चीज का अधिमूल्यन कर दिया। और वो अधिमूल्यन ज्यादा से ज्यादा संग्रह में जाने से क्या हो रहा है, हमको लग रहा है कि हमको सम्मान मिल जाएगा, तो सामान से सम्मान मिल जाएगा। तो सामान के लिए फिर वहां पर लौट गया, तो फिर सारी चीजें गड़बड़ हुई। तब पता चल रहा नहीं, ये ठीक नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं स्वयं को शरीर मान के जीता हूं। जैसे ही पता चलता है कि ये तो जीवन के अंदर होने वाला कोई क्रिया है, वो जो भैया बोले थे वहां ध्यान जाता है कि भैया क्या करना है, काम तो अपने ऊपर ही करना है। मामला खत्म। छोटा सा काम है, क्यों? बहुत बड़ा काम है। हम तो बोल रहे हैं छोटा सा काम है। क्या है? अपने पे काम करना है बस। यानी जीवन रूप में स्वयं को स्वीकार पाना, फिर जीवन को अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में स्वीकार पाना। दूसरा भी ऐसा ही है। तो फिर परस्परता में जो सम्मान की स्थिति बनती है, फिर अवमूल्यन, अधिमूल्यन, निर्मूल्यन दोष से मुक्त होते हैं। नहीं तो सम्मान, अभी इतनी एक्टिंग सम्मान नहीं पड़ती है, इतनी एक्टिंग। पढ़ाई की डिग्री दिखाते हैं, वो कम पड़ता है तो पद दिखाते हैं। ट्रेन में बैठे हैं और कोई अधिकारी हैं और सामने वाला जो बैठा है वो तो जान नहीं रहा अधिकारी है। अब उनको वहां भी अधिकारी बनना है, अब वहां यात्री बन के नहीं जाना चाहते, तो जबरदस्ती फोन मिलाएंगे किसी को, बोलेंगे हाँ बोल देना कि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब का फोन आया था। और जब फोन रखेंगे तो आपकी तरफ ऐसे देखेंगे, ये हमको अब ज्वाइंट सेक्रेटरी टाइप देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो अगर उसने कह दिया जी जी सर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तब उनको लगेगा हाँ कुछ तो हम। अब इतनी सारी एक्टिंग, इतना सारा लोड हमारे ऊपर है सम्मान के लिए। है कि नहीं? लोड बढ़ा के बैठे हुए, जबकि सम्मान पूर्वक जीने की चीज है। जीवन क्रिया में आपने देखा मूल्य मूलक आस्वादन, मेरे अंदर से उसका स्वाद आना चाहिए। मेरे अंदर से उसका स्वाद नहीं आ रहा है, तो मेरे अंदर से उसका स्वाद नहीं आ रहा है, तो मैं बाहर से स्वाद लेने के लिए अलग अलग तरह के नाटकबाजी में फंस गया हूं, ट्रैप हो गया हूं। तो क्या करना है? छोटा सा काम, अपने पर ध्यान, अपने पर काम। जैसे ही अपने पे काम, अपने पे ध्यान जाता है, सम्मान समझ में आता है कि मैं जीवन हूं, अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न हूं, दूसरा भी जीवन है, अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है, ऐसा स्वीकार हो पाता है। वो सम्मान का हमारा पहला दिन होता है। सम्मान, अब कोई अवमूल्यन अधिमूल्यन है ही नहीं। अब आपके पास कौन सा मकान है, आप पद पर हो, कौन सी आपके पास गाड़ी है, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हो, ये मुद्दा ही नहीं है। आप मानव हो, जीवन रूप में शरीर को चलाते हो, बस। मैं भी मानव हूं, मैं भी जीवन रूप में शरीर को चलाता हूं। और जीवन जो है वो अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है। अब इस मामले में हमारे आप में क्या भेद है? सम्मान, तब समानता दिखती है। अभी समानता कैसे दिखेगी? अभी लोग बोलेंगे जी स्त्री पुरुष तो समान हैं,
नारा लगाएंगे स्त्री पुरुष तो समान है। अब आप देख लीजिए स्त्री पुरुष कहां समान है। जब जब आप शरीर को केंद्र मान करके बात करेंगे तब तक स्त्री पुरुष कहां समान है ही नहीं। ये बात कब पकड़ में आएगी? जब जीवन पकड़ में आएगा। समानता कहां है? जीवन के स्तर पे है। शरीर के स्तर पे समानता है भी नहीं, समानता की जरूरत भी नहीं है। तब पकड़ में आता है कि स्त्री पुरुष समान है जीवन रूप में, क्योंकि वैसा ही जीवन पुरुष शरीर को चला सकता है, वैसा ही जीवन स्त्री शरीर को चला सकता है। पुरुष शरीर को चलाने वाला जीवन और स्त्री शरीर को चलाने वाला जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, और ये समझ सकता है, ये जागृत हो सकता है, प्रमाणित हो सकता है। बाबा जी बोलते हैं अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। बात ही खत्म हो गई, फिर शंका कहां रह गया? तो मतलब अभी तो उनका स्टेटमेंट है, अब हमारा ध्यान इस पे अगर गया तो संपृक्तता समझ में आ गई, अगर मूल ऊर्जा पकड़ में आ गई, व्यापक में संपृक्त इकाइयां पकड़ में आ गई, तब स्थिरता पकड़ में आती है कि नहीं अस्तित्व तो स्थिर है। अब उसमें जीवन है, जीवन गठनपूर्ण हो चुका है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। क्रियापूर्ण आचरणपूर्ण होने के लिए हमको अध्ययन अभ्यास करना है, ये हमारे लिए काम है। इसके लिए 100 साल की शरीर यात्रा है, कम से कम, अधिक से अधिक भी हो सकती है। तो ये समझ में आने से फिर हमको समानता दिखाई देने लग जाती है। नहीं तो शरीर के आधार पे दो पुरुष ही कहां समान शरीर के आधार पे दिखेंगे? जब शरीर के आधार पे समानता देखते हैं तो फिर हम खाने पीने के आधार पे समानता देखने में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हमने किए। आहार पे समान हो जाए हम, इस पे बड़े बड़े आंदोलन किए। जबकि आहार पे समानता की क्या जरूरत है? मतलब मुझे अगर करेले की सब्जी पसंद है, आपको भिंडी की सब्जी पसंद है, तो आप करेला खा के अध्ययन कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, आप भिंडी खा के कर सकते हैं। इसमें झगड़े की कौन सी बात? हाँ, आपको सफेद टी शर्ट पसंद है, मुझे नीला पसंद है, तो आप सफेद पहन के अध्ययन कर सकते हैं, मैं नीला पहन के कर सकता हूं। इसमें कौन सी झगड़े की बात है? तो ये समानता का मुद्दा, समानता अभी हम ऐसे भौतिक चीज, क्योंकि शरीर केंद्रित सोच, तो भौतिक चीजों में समानता का मुद्दा ढूंढते हैं। तो समानता पकड़ में आती है तो सम्मान पकड़ में आता है। तब हम अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन दोष से मुक्त होते हैं। आदमी को आदमी जैसा देख पाते हैं, संबंधी को संबंधी जैसा देख पाते हैं, मानव संबंध में जो है उसको मानव में संबंधी को संबंधी जैसा देख पाते हैं, और मानव प्रकृति संबंध में प्रकृति को भी संबंधी जैसा देख पाते हैं। तो जीवन है, जीवन की जो अपेक्षाएं हैं उसमें एक भी संबंध को लेंगे, माता पिता संबंध, माता पिता संतान संबंध, ये यात्रा ही है। माता पिता संतान के बीच में पहला विश्वास मूल्य का होना अनिवार्य है। दूसरा, माता पिता संतान संबंध में सम्मान मूल्य का होना अनिवार्य है। पकड़ के देखिए, यानी माता पिता अपने संतान को सम्मान के साथ देख पाए, संतान अपने माता पिता को सम्मान के साथ देख पाए, दोनों के बीच में एक दूसरे को विश्वास पूर्वक जी पाए, विश्वास के साथ देख पाए, तब जाके वो संबंध की यात्रा शुरू होती है। अभी तो शंका से ही शुरू है। और सम्मान मतलब बड़ों का होना चाहिए, छोटों का भी होना चाहिए। क्यों? हाँ, देखिए हम लोग की भाषा ठीक है। तो छोटा बच्चा है, उसको भी सम्मान ही चाहिए। बिल्कुल छोटा बच्चा गोद में है और उसको आप आंख तरेरिए तो वो कैसा मुंह बनाता है? उसको थोड़ा आप आवेश में कुछ उसके तरफ देखिए, वो कैसा मुंह बनाता है। उसको मतलब आपको फील होता है कि इसको अच्छा नहीं लगा। तो सम्मान की चाहत तो जीवन है ना, जीवन को ही है। शरीर की आयु से क्या मतलब है उसका, छोटे बड़े से? तो माता पिता को स्पष्ट होना कि मैं अपने संतान के साथ विश्वास पूर्वक ही जीना है, संतान को स्पष्ट होना कि माता पिता के साथ विश्वास पूर्वक ही यात्रा है, यहां से संबंध शुरू होता है। तब स्वीकृत होता है। स्वीकृत कब होता है? जब लक्ष्य का पता चल गया, ये जो जीवन है अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है,
ये निरंतर सुख चाहता है। दूसरा भी जीवन जो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, ये भी निरंतर सुख चाहता है। तो मुझे भी दिल्ली जाना है, आपको भी दिल्ली जाना है, तो अब हम साथ चल सकते हैं कि नहीं? मुझे दिल्ली जाना है, आपको लखनऊ जाना है, तो हम बहुत करेंगे तो हापुड़ तक साथ जा सकते हैं, उसके बाद तो हमारा अलग अलग रास्ता हो जाएगा। उसके बाद तो नहीं जा पाएंगे ना साथ। तो लक्ष्य पता है कि मैं जीवन हूं, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूं, निरंतर सुख चाहता हूं। दूसरा भी अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है जीवन रूप में, वो भी निरंतर सुख चाहता है। तब हमको लगता है हम साथ साथ चल सकते हैं, फिर हमको संबंध स्वीकृत होता है, इसी को स्नेह बोलते हैं। लक्ष्य का पता हो गया, लक्ष्य पता होने के बाद हमको एक जो समानता जो पकड़ में आई थी, लक्ष्य के रूप में पकड़ में आई, तो बल शक्ति के रूप में समानता, जीवन के रूप में समानता, बल शक्ति के रूप में समानता, लक्ष्य के रूप में समानता, ये पकड़ में आता है तो सामने वाले के साथ हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात सामने वाला हमको संबंधी के रूप में स्वीकार हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है। इस स्वीकृति के साथ हम बने रहते हैं, इसी को बोलते हैं स्नेह। नेह हो गया आपके साथ, नेह बोलते नहीं, नेह लग गया, नेह हो गया। अब हमको उसकी गलती भी खराब नहीं लगती, जिससे आपका स्नेह है उसकी गलती भी खराब नहीं लगती, और जिससे आपका स्नेह नहीं है उसका अच्छा काम भी आपको अच्छा नहीं लगता। आप देखिए कि कोई कोई आपके संबंधी होंगे जिनको आपको फोन मिलाने का मन करता होगा, उससे मिलने का मन करता होगा, और कोई कोई संबंधी होंगे उनका फोन आते ही फिर फोन कर दिया, काटो। या कहीं गए हैं तो अरे वो न देख जाए, छोड़ो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो संबंधी के रूप में स्वीकार, आपके लक्ष्य से उसका लक्ष्य अलग है। बोलते हैं तो स्वार्थी है, जाने दो, इससे क्या मिलना है। स्वार्थी है जो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, यानी उनका कोई अलग लक्ष्य है जो कि आपके लक्ष्य से मैच नहीं हो रहा है। तो जब जब लक्ष्य मैच नहीं होता है तब तब हमको संबंधी के रूप में स्वीकार नहीं होता है, स्वीकार ही नहीं पाते। इसी को बोलते हैं स्नेह नहीं है, फिर ईर्ष्या है, फिर द्वेष है। भाव का अभाव होता है तो निगेटिविटी, उसी को ईर्ष्या द्वेष बोलते हैं। जांच के देखिए। जिससे आपका अनायास मिलने का मन करता हो, इसका मतलब यह है कि उससे आपका स्नेह है। कोई गिव एंड टेक है ही नहीं, कुछ नहीं लेना देना है। मैं भीलवाड़ा मान लीजिए गया, आप भीलवाड़ा में रहते हैं विजय जी? हाँ, मैं भीलवाड़ा गया और सुनील भाई के यहाँ गया, तो सुनील भाई मान लीजिए शिविर के लिए बुलाए हैं या गोष्ठी के लिए बुलाए हैं, और मैंने कहा कि विजय भाई भी तो यहीं रहते हैं, चलिए मिल के आते हैं। जबकि ना तो हमको इनको कुछ देना है ना इनसे कुछ लेना है, लेकिन सोचते नहीं आए हैं तो विजय जी से भी मिल लेते हैं। ये क्या चीज है? यही स्नेह है। इसकी निरंतरता अभी नहीं है। ये निरंतर मानवीय परंपरा इसीलिए बात हो रही है, इसकी निरंतरता हो जाएगी। अभी वो टुकड़ों टुकड़ों में है। आज जिससे स्नेह है कल को द्वेष भी हो जाता है, निरंतरता नहीं रहती, ये ब्रेक हो जाता है। निरंतर हो जाए इसकी अपेक्षा बनी रहती है। तो अब देखिए, विश्वास जो है वो सौजन्यता पूर्वक व्यक्त होता है। सहकारिता, सहयोगिता, सहभागिता, हम एक दूसरे के सहकारी, सहयोगी, सहभागी हो सकते हैं इस रूप में, जैसे हम सभी यहां बैठे हुए हैं, साथ साथ कुछ कर रहे हैं। ये विश्वास का प्रकटन है, व्यक्त होता है। सम्मान सौहार्दता के रूप में प्रकट होता है। सौहार्दता का मतलब कि आपको मैं जिस रूप में पहचान पाया हूं उसकी निरंतरता मेरे में है, तो मैं आपसे कोई द्वेष नहीं रख, मतलब आपको कोई अलग रूप में नहीं देख पा रहा हूं, जीवन के रूप में देख पा रहा हूं, समरूप देख पा रहा हूं, समान देख पा रहा हूं। यही सौहार्दता है। तो जीते समय यही प्रकट हो रहा है मेरे द्वारा। तब मैं आपको रूप, पद, धन, बल, लिंग, जाति, धर्म, देश, भाषा के आधार पर नहीं देख रहा हूं।
तब हम साथ साथ मतलब समानता को हम स्वीकार पा रहे हैं और वैसा मेरे व्यवहार में आ रहा है, इसी को सौहार्दता बोल रहे हैं। ऐसा करते हुए लक्ष्य पहचान में आता है। लक्ष्य के अर्थ में जब हम समान पाते हैं तब हमको स्नेह हो जाता है, संबंध स्वीकृत हो जाता है। अब ये कैसे व्यक्त होगा, स्नेह कैसे व्यक्त होता है बताइए, स्नेह कैसे व्यक्त होता है? स्नेह का उसको शिष्ट मूल्य बोलते हैं। स्नेह का शिष्टता क्या है? विश्वास की शिष्टता सौजन्यता यानी सहयोग, सहकार, सहजीवन। सम्मान की शिष्टता समानता, सौहार्दता के रूप में। स्नेह की शिष्टता बताइए, मूल्यों पे कुछ बात तो हुई होगी पहले? अच्छा नहीं, आप लोग पहले शिविर में और अन्य जगहों पे। तो स्नेह की शिष्टता होती है निष्ठा। निष्ठा का मतलब पता है? निष्ठा का मतलब पता है? ये जो साथ साथ चलने के लिए संबंध स्वीकृत हो चुका है, ये ब्रेक नहीं होगा। अब हम साथ साथ चलेंगे ही चलेंगे। जो साथ चलने का निश्चय हुआ है, इसकी निरंतरता है, इसी को निष्ठा बोलते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज होती है वो क्या होती है? स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार में ही निष्ठा होती है। जिसको मैं संबंधी के रूप में स्वीकारता हूं, उसके धन पे मेरी नजर नहीं है। वो स्वनारी स्वपुरुष के रूप में मेरी निष्ठा बनी हुई है, पर नारी पर पुरुष के रूप में मैं नहीं जा रहा हूं। तब स्नेह है। अगर मैं किसी के साथ जी रहा हूं और उसके धन पे नजर है, मतलब उसके धन को लेकर के कोई हमारे अंदर चल रहा है, ठीक है, पर नारी पर पुरुष आ रहा है कहीं से विचार में, और पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार आ रहा है, तो निष्ठा नहीं है। निष्ठा का मतलब ही है कि स्वधन पे टिका हूं, स्वनारी स्वपुरुष पे टिका हूं, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के साथ 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 हम चल पा रहे हैं। क्योंकि ये 3 सामाजिक नियम कहे गए हैं, इससे कम में सामाजिकता सिद्ध ही नहीं है। इन 3 में से एक भी हट के दिखाइए। मान लीजिए इस हॉल में बैठे हुए सभी लोग स्वधन के बजाय परधन पे नजर रखें, अब कोई व्यवस्था होगी? तो सब तो अपना अपना सामान छुपाने में लगे होंगे, कोई व्यवस्था नहीं होगी। सब लोग पर नारी पर पुरुष में आ जाएं, उसी को अपराध बोला, उसी को अव्यवस्था बोला। सब लोग पर पीड़ात्मक ही कार्य व्यवहार सोचें, कैसे दुख पहुंचाऊंगा, कैसे इनको झटका दे दूंगा, कैसे इनको देखो मैं बेहोश करता हूं, ऐसा कपड़ा पहन के आऊंगा कि तो गिर ही जाएंगे। ठीक है, मतलब कपड़ा भी पहन रहा हूं तो उसमें पर पीड़ा शामिल है। कपड़ा पहन रहा हूं शरीर के तापमान को, शरीर के लज्जा को नियंत्रित करने के लिए नहीं, सामने वाले को चित्त होना है। अब देखना इसका क्या होगा, अब ये वाली गाड़ी लाने दो, तब देखो इसकी होश ठिकाने आएगी। तो जो सामान हम ला रहे हैं उसमें भी पर पीड़ा शामिल है, दूसरा पीड़ित हो जाए तो इससे सामाजिकता आएगी? नहीं आएगी। इसलिए इसको बोला ये सामाजिक नियम का उल्टा ही है। सामाजिक नियम का मतलब ही है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसी को सामाजिक नियम बोला है। इसमें ही निष्ठा होती है, इसका मतलब स्नेह हो गया तो इसी में निष्ठा होती है, ये बनी रहती है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, बढ़िया। हाँ, तो अभी 3 मूल्यों पे चर्चा हुई है। इन 3 मूल्यों पर कौन अपना प्रतिभाव दे सकते हैं, या अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, अपना जो समझ में आया है वो बता सकते हैं, या अपनी कोई पीछे की घटना शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। हाँ जी, दे सकते हैं मतलब सभी कर सकते हैं, करेंगे कौन? क्योंकि क्या है ना, एकाएक सारे शब्द आते चले जाएंगे, वो ठीक नहीं है। कभी इस पे ठहरते हैं, बताइए। विश्वास, हाँ जी, विश्वास पकड़ में आया तो मूल्य क्या है? स्थापित है और शिष्ट है। तो आप में स्थापित हुआ तो मैं कैसे जानूंगा जब आप बोलेंगे? व्यक्त होंगे।
ठीक है, सभी अभी भाषा नहीं, उस तरह से भाषाकरण नहीं करते, कुछ लोग तो कर ही सकते हैं। हाँ जी, ये पूरा संबंध से लेकर के पूरा फ्लो देखिए, कहां पे टिके हुए हैं हम शुरू से, कहां से टिके हुए हैं? पूर्णता के अर्थ में कौन? जीवन। और सारा संबंध किस पे आके टिकाए हैं? जीवन। तो जीवन क्रिया आप लोग कल परसों किए हैं, तो आज भी जीवन का ही अध्ययन कर रहे हैं, संबंध को समझने के लिए जीवन पे ही टिके हैं। हाँ जी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, मतलब तो जैसे मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों के अलग अलग चलना, अलग अलग लक्ष्य है, कहीं उसको कहीं और जाना, मुझे कहीं और जाना, तो बीच में स्नेह नहीं हो सकता? पॉसिबल ही नहीं, मतलब समझौता चलेगा। जैसे मतलब फैमिली है, मतलब हमारा पारिवारिक संबंध है, खून का रिश्ता है, जैसे मैं और मेरे भाई है, पर उसका लक्ष्य कुछ और है, मेरा लक्ष्य कुछ और है, पर हम स्नेह तो करेंगे ना, बस दूसरी जगह जाएंगे। वो लक्ष्य कौन वाला कह रहे हैं? वो लक्ष्य आप कह रहे हैं रूप पद धन बल वाला, तो अपने आप में अस्थायी है ना। नहीं, मानव लक्ष्य से मेरा मानव लक्ष्य अलग है, उसका लक्ष्य, मानव लक्ष्य तो एक ही होगा। सॉरी, मतलब मेरा हाँ सही। आप सब जांचते हुए जब जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि मानव लक्ष्य तो एक ही है। जैसे यहां से मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं हो सकता है हापुड़ तक पैदल जाना पड़े, हापुड़ में बस मिल जाए, बाईपास, अगर बस हापुड़ में नहीं मिल रही तो हो सकता है बाईपास तक हमको ऑटो से जाना पड़े। ठीक है, ऑटो वहां तक छोड़ेगी तो वहां हमको इंतजार करके हमको बस मिल जाए, पता चले वो बस मसूरी तक ही जाएगी, चलो भैया मसूरी तक छोड़ दो, फिर मसूरी में दूसरी बस का इंतजार करेंगे या जो भी मिलेगा उससे हम दिल्ली चले जाएंगे। ठीक है, पहुंचना कहाँ था? पहुंचना कहाँ था? यहां से कहां पहुंचना था? दिल्ली। तो लक्ष्य क्या हुआ? हम चर्चा किसको करते हैं? नहीं जी, बस तो मिली थी, तो ऑटो मिली थी, तो ऑटो ने ऐसा कर दिया, ऑटो ठीक नहीं थी, तो ऑटो का पर्दा फटा हुआ था, उसकी स्पीड जो है ठीक नहीं थी, वो तो उसका ब्रेक ठीक नहीं लग रहा था। लक्ष्य क्या था? उस लक्ष्य के अर्थ में सारे साधन हम यूज कर रहे हैं, बस इतना मुद्दा है। साधन भी ठीक होने चाहिए, नहीं कह रहे हैं कि पंचर टेम्पो में बैठ जाएंगे आप, तो साधन भी ठीक होने चाहिए, लेकिन साधन लक्ष्य नहीं है। हमारा बस में, जैसे मान लीजिए मैं आनंद विहार बस अड्डे पर आया और मैं ऐसे घूम रहा हूं, बोर्ड नहीं देख रहा हूं किसी बस का, बस ये देख रहा हूं बस कौन सी अच्छी है, और हमको एक बड़ी सी बस दिख गई, एसी थी, पर्दे वर्दे लगे थे, शीशे उसे चमक रहे थे, धुला बस, और उसमें मैं दरवाजा खोला और घुस गया, घुस के बैठ गया, और देखा सामने बॉटल भी लगी हुई है, सीट में पैर फैलाने का भी है, एकदम आराम से। ठीक, बैठ गया मैं, और वो बस चल दी। चलते 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 एक बार मैं खिड़की से देखा तो बोला, भैया ये बस कहाँ जा रही है? बोले तो लखनऊ जा रही है। अरे हमको तो दिल्ली जाना था। तो बोले तो आपको दिल्ली वाले बस में बैठना था। बोले नहीं, यही बस अच्छी थी तो बैठ गया मैं इसमें। अरे भैया बस में अच्छी से क्या मतलब है, आपको दिल्ली जाना था। बोले जाना तो था, लेकिन कोई बस ठीक थी ही नहीं वहां पर, यही बस अच्छी थी, चमक रही थी, बढ़िया धुली थी, पर्दा था तो लेके गई क्या दिल्ली वो? तो ये बस में बैठना लक्ष्य नहीं है ना, बस तो लक्ष्य नहीं है। जैसे एक आदमी ट्रेन में जा रहा था और उसका जो है एक टीटी आया और बोलता है कि टिकट, तो अपना टिकट वैसे ढूंढ रहा है। अच्छा, अभी तो मान लीजिए हमको पता भी है कि दिल्ली जाना है, कभी कभी ये वाली घटना होती जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब वो ऐसे ढूंढने लगा तो टीटी बोलता है ठीक है, क्या हो गया? बोले सर वो टिकट पता नहीं कहाँ गिर गया। तो टीटी बोला ठीक है कोई बात नहीं, और आप टिकट लिए होंगे, गिर गया कोई बात नहीं, बैठ जाइए। उसके बाद टीटी चला गया। एक आध घंटे बाद टीटी उधर से फिर लौट करके आता है उस डिब्बे में, देखता है अभी भी ये भाई साहब कुछ खोज ही रहे हैं, ऐसे करके नीचे सीट के नीचे देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो टीटी बोलता है आप क्यों परेशान है भैया, मैं हूं ट्रेन में, आप परेशान मत होइए, टिकट आपके पास रहा होगा, मैं मान रहा हूं, गिर गया कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, गिर गया, हो जाता है। बोले नहीं वो बात नहीं है। बोले फिर क्या बात है? बोले कहां जाना है वो उसी टिकट में लिखा है तो हम ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो टिकट लिए हैं और ये पता नहीं है कहां का लिए हैं, और टिकट गायब भी हो गया है
और हमारी यात्रा जारी है। तो लक्ष्य क्या चीज है ये पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लक्ष्य जो है ना, जो साधन होता है उसी को हम लक्ष्य मान लिए, इसलिए एक रूपता नहीं है। जब हम लक्ष्य के अर्थ में काम करते हैं, दो लोग हैं, ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य तक पहुंचना है, दो लोगों को पता है, तो कोई इस रास्ते जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तीसरा मान लीजिए सीधा ही जा रहा है, लेकिन अगर ये पता है यहां पहुंचना है तो इनमें कोई क्लेश नहीं होगा। लेकिन जब यही पता नहीं है तो फिर बीच में घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे। ज्यादातर की यात्रा कैसे अभी ऐसे, हमारी सारी जिंदगी ऐसे चलती है, पता ही नहीं है कि कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, कहां से शुरू किए थे, कहां तक पहुंचे हैं, मूल्यांकन का कोई आधार ही नहीं है। जब ये लक्ष्य पता है तो मूल्यांकन का आधार बनता है, यहां तक पहुंच गए, इतना यात्रा शेष है, यही इस रास्ते गए हैं तो यहां तक पहुंचे, अभी इतना यात्रा शेष है, बस रास्ता थोड़ा अलग था। लेकिन अगर ये पता ही नहीं है तो फिर ये वाला फिगर आएगा। गणेश भैया इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं। बोलते हैं हमारी हालत तो उस शराबी जैसी है जो दिल्ली में लाल किले के सामने जो है ऐसे जा रहा है और शराब पिया हुआ है और बोलता है कि वो लाल किला कितने का है, दाम लगाओ इसका। तो बोलता है अरे सर ये लाल किला बिकता नहीं, नहीं नहीं मैं खरीदूंगा, इसका दाम लगाओ। और उसके बाद वो धम से गिर जाता है नीचे, फिर करता है नाली वाली में अपना, फिर कोई उठाता है उसको, उठा के मुंह धुलता है, फिर खड़ा करता है, सामने जामा मस्जिद दिखती है, बोलता है ये क्या है, बोले जामा मस्जिद, बोले इसका भी रेट लगाओ, इसको भी लूंगा आज मैं, इसका भी रेट लगाओ। उसके बाद फिर धम से गिरता है, फिर वो करता है। ऐसे ही हम सभी चल रहे हैं। एक गाड़ी ले लिया एक गाड़ी ले लिया और पूरा दुनिया, फिर उसको देखा, फिर गिरे धम से कि तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, हमसे बड़ी दूसरा वाली ले लिया, फिर कोई जूता खरीद लिया, उसको दिखा लिया, फिर कोई पद पे बैठ गया, उसको दिखा लिया कुछ देर, फिर कोई कपड़ा खरीद लिया, उसको कुछ देर दिखा लिया, उसके बाद फिर धम से गिर गए। फिर क्या कर रहे हैं ऐसी यात्रा है। तो लक्ष्य पता नहीं है ना, मेन क्या है, ये मिसिंग है। क्योंकि मैं मानव हूं, धरती पर एक पौधा अगर उगा है तो उसका निश्चित प्रयोजन है। एक चींटी है, एक बकरी है, एक गाय है, उसका निश्चित प्रयोजन है। एक तिनका है, मिट्टी है, पत्थर है, परमाणु है, उसका निश्चित प्रयोजन है। और ये सभी प्राकृतिक चीजें हैं। मानव भी स्वयं में प्राकृतिक इकाई है, तो इसका भी कोई निश्चित प्रयोजन होगा कि नहीं होगा, ये हम तय करेंगे। बाकी सबका अस्तित्व सहज तय है और हम अपना तय करेंगे। तो मानव का भी कोई निश्चित प्रयोजन होगा ही, ये तर्क बताता है हमको। जब इन सब इकाइयों का, एक एक इकाइयों का निश्चित प्रयोजन है, तो मानव भी प्राकृतिक इकाई है, तो इसका भी कोई निश्चित प्रयोजन होगा। उसको हमको पहचानना है, इसके लिए शिक्षा है। 20 साल तक सर फोड़ते हैं बैठ के शिक्षा में, इसी के लिए शिक्षा है। अब वो पहचाना नहीं तो ऑटो लक्ष्य हो गया, और गाड़ी लक्ष्य हो गया, और साड़ी लक्ष्य हो गया, और ज्वेलरी लक्ष्य हो गया, और शादी लक्ष्य हो गया, और सारा पढ़ाई लिखाई। हमको तो हमारे यहाँ ये बताया जाता था, अलग अलग एरिया में अलग अलग होगा, हम लोगों को तो बताया जाता था कि पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो। तो अगर कोई पूछ दिया कि भाई क्यों पढ़ना है अच्छे से, बोले अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छी सी नौकरी मिलेगी। अच्छा, यहीं तक प्रलोभन नहीं रहता था। फिर बोलते थे अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छी सी नौकरी मिलेगी, तो अच्छी लड़की से शादी होगी। तो ऐसे ऐसे लक्ष्य बताए जाते हैं हम लोगों को। ठीक है, कौन मानव लक्ष्य बता रहा है? कहीं बताया जा रहा है कि हमारा ह्यूमन गोल कुछ होगा? अगर ये सारी चीजें नेचुरल एग्जिस्टेंशियल रियलिटी हैं, तो ह्यूमन बीइंग भी नेचुरल एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। अगर इनका कोई नेचुरल एग्जिस्टेंशियल पर्पज है, तो इनका इसका भी कोई नेचुरल एग्जिस्टेंशियल पर्पज होगा कि नहीं होगा? है तो उसको पहचाना जाए, पहचान करके उस दिशा में चला जाए, तब हम संबंधी, पता चलेगा संबंधी हैं।
तब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अभी कौन सा सहयोग करें? अब आप लखनऊ जाएंगे, हम आज दिल्ली जाएंगे, अब कौन सा सहयोग करें बताइए? बहुत होगा तो पैसा वैसा दे देंगे, किराया भाड़ा रास्ता बता देंगे, साथ तो नहीं चल सकते ना। तो अभी यही होता है, पैसा वैसा दे करके काम चला रहे हैं। भाई कोई नाराज हुआ तो गिफ्ट ले लो यही दे के काम चला रहे हैं, साथ चल कहां पा रहे हैं? क्योंकि लक्ष्य अलग अलग है। तो लक्ष्य अलग अलग है तो उतना ही होगा कि पैसा दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, यही सब करेंगे, साथ तो नहीं चल सकते। अब इसमें जो काम की बात है वो ये है कि ऐसा हम चाहते नहीं है। मेरे लक्ष्य का पता ना हो ये मैं चाहता नहीं हूं। मैं अविश्वास पूर्वक जीऊं ये मैं चाहता नहीं हूं। मैं अपमान पूर्वक जीऊं मैं चाहता नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं मैं विश्वास पूर्वक जीऊं। मैं तो चाहता हूं मैं सम्मान पूर्वक जीऊं। मैं तो चाहता हूं कि निश्चित प्रयोजन हो और उसके अर्थ में जीऊं, लेकिन कंटेंट नहीं हमारे पास। पशुओं को हमने आहार निद्रा भय मैथुन करते देखा है, हमको लगता है हमारा भी वही काम है। अगर हमारा भी वही काम था तो अगली इकाई की धरती पर जरूरत क्या थी? ये तर्क बनता है ना। जिस ढंग से विकास हुआ है तो उसमें पशु पक्षी की जो यानी जीव अवस्था जो था, इसमें आहार निद्रा भय मैथुन हम इनका विषय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्रमाणित है। आहार के मामले में हर पशु प्रमाणित है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, वो सब उसका बिल्कुल प्रमाणित है। वो ज्यादा नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं खा सकता। ऐसे निद्रा के मामले में, आराम के मामले में, कब उठना है, कब बैठना है, वो सब उसका बिल्कुल प्रमाणित है। भय के मामले में अगर कोई जानवर किसी माने कोई हिंसक जानवर किसी अपने आहार के लिए किसी छोटे जानवर को दौड़ा रहा है, वो भागता है, भाग करके अगर वो डांस दे दिया कहीं और ये जानवर आगे निकल गया तो ये वाला अब जानवर क्या करेगा? आगे वाला घास उस खाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका भय उतना ही देर था। मैथुन क्रिया उसमें भी निश्चित है, प्रमाणित है। आदमी इन्हीं चारों को क्या किया कि उसको लगा कि यही चार हम भी करने आए हैं, और उसको पता नहीं है, लेकिन ध्यान गया कि सुखी होना है। इन्हीं चार को सुखी होने के टूल के रूप में यूज कर लिया। तो आहार में गया तो उसी में घुसता चला गया। आज भी पता नहीं आदमी खाएगा क्या। यार ये हो गया, वो हो गया, चलो देखो यूट्यूब पे कोई नई वैरायटी आई है क्या, नया डिश कोई आया है, देखना जरा पता ही नहीं है क्या खाएगा, कब खाएगा, कितना खाएगा, कैसे खाएगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो जो चीज जीवावस्था में निश्चित हो गई थी उसमें भी हम अनिश्चित हैं, क्योंकि शिक्षा विधि से ये पता नहीं चल पाया कि आहार निद्रा भय मैथुन ये सुखी नहीं हो सकते। इससे ये अस्तित्व सहज प्रयोजन के अर्थ में है, सुखी होने के लिए नहीं है। सुखी हमको सुख तो निरंतर चाहिए, इसमें से एक भी चीज निरंतर सुखी हो ही नहीं सकते। आहार से नहीं हो सकते, निद्रा से नहीं हो सकते। आदमी को भय, अब आप देख लीजिए, एक आदमी एक दूसरे को बंदूक लेके दौड़ा रहा है और दौड़ते दौड़ते वो अगर अगला वाला डांस दे दिया और ये बंदूक लेके आगे निकल गया तो इन महोदय को अभी 3 दिन न भूख लगेगी न नींद आएगी। भय में ही सुखी होने लग गए, भय में ही चले गए। हॉरर फिल्में बनाते हैं हम, हमको लगता है भयभीत होकर हम सुखी हो जाएंगे तो ऐसा ऐसा करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के मानव लक्ष्य का पता न होने से हम कुछ ट्रायल एंड एरर करते गए, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब तो हमको एक पूरा कंटेंट मिल गया है कोई जो सीधे बताते हैं मानव लक्ष्य ये है और इसका कार्यक्रम ये है, शिक्षा विधि से होगा। इसमें मूल्यों को समझना पड़ेगा, मानव को मानव के रूप में देखना पड़ेगा कि मानव जीवन है, जीवन में 10 क्रियाएं होती हैं, वो 10 क्रियाएं अपने में पहचान में आए, 4.5 क्रिया होश में देख पाए। अभी 4.5 क्रिया में भी हम बेहोशी में हैं, उसको देख पाए। वो जीवन शरीर को चलाता है तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, शरीर को स्वस्थ बनाते हुए इंद्रियों का उपयोग करता है, तो अपनी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए जागृति को पा सकता है। ऐसा एक आदमी पा सकता है, आदरणीय नागराज जी ने अगर पाया है तो हर आदमी पा सकता है, क्योंकि वही बल वही शक्ति उनमें भी थी, वही बल वही शक्ति हमारे में भी है। अब चूंकि लक्ष्य पहचान में नहीं आया है इसलिए हमारी दिशा अलग हो गई है थोड़ी। अभी आप 7 तारीख तक इस शिविर में हैं, 7 तारीख के बाद घर जाएंगे तो वहां तो अभी बाहर निकलते दूसरे शिविर शुरू हो जाते हैं।
ट्रेन में कोई अलग शिविर चल रहा होगा, एयरपोर्ट पे कोई अलग शिविर चल रहा होगा, ट्रेन के अंदर बैठेंगे कोई अलग शिविर चलेगा, वहां जाएंगे अपने घर में कोई अलग शिविर चल रहा होगा। तो इतने सारे शिविर को आप झेल के फिर ये शिविर भी करते हैं, तो आप तो बहुत ताकतवर लोग हैं। बाबा जी को हम लोग कहते थे कि आपके पास आते हैं, जब बैठते हैं और ये सारी चर्चा होती तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है इसी में पूरा लगा दें अपना समय। लेकिन जब घर जाते हैं तो 2-4 दिन के बाद फिर इधर ध्यान नहीं जाता। तो बोलते यहां तो आप 8 घंटे 9 घंटे आपके कल्पना में यही चलता है, आप समय लगाते हैं, इसलिए इसमें मन लगता है। वहां जाके तो आपके दूसरे शिविर शुरू हो जाते हैं। तो जो शिविर लगेगा जहां आप आदमी 2 ही चीज खर्च करता है, समय, श्रम लगाता है और समय लगाता है। श्रम करता है कुछ समय तक करता है, श्रम कुछ समय तक करता है। तो जिधर आप श्रम लगाएंगे, समय खर्च करेंगे, उपलब्धि तो उधर ही होगी ना। अब आप समय और श्रम किसी और चीज में लगा रहे हैं और उपलब्धि यहां वाली चाह रहे हैं। तो इसी को तो ख्याली पुलाव बोला है। तो हम समय और श्रम कहां लगा रहे हैं ज्यादा, उपलब्धि। अभी आप रेशियो देख लीजिए, अगर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, मुझे वस्तु स्पष्ट नहीं हो रही है, शब्द का अर्थ में नहीं आ रहा है, तो आप देखिए आपका ध्यान मैक्सिमम कहां बना हुआ है। क्योंकि सवाल ही नहीं है, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न जो चीज है उसमें कोई कमजोर और तेज होता ही नहीं है। मामला केवल ध्यान का है, ध्यान जाने का है। इस प्रकार से स्वयं के प्रति विश्वास, संबंध में विश्वास, सम्मान पूर्वक जी पाना, दूसरे मानव को मानव के रूप में पहचान पाते हैं, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्नता के रूप में, तो सम्मान पूर्वक जी पाते हैं और हमको लक्ष्य के अनुरूपता में संबंध हमको स्वीकार हो पाता है, तो हम स्नेह पूर्वक जी पाते हैं, निष्ठा बनी रहती है और हमारी गाड़ी चल देती है बढ़िया से। तो गाड़ी चलाया जाए, भोजन किया जाए। अभी शरीर के पोषण का समय आ गया है, तो शाम का क्या करेंगे, पठन करेंगे ना, क्योंकि किताब भी पढ़ना है। हाँ, कल सुबह फिर ऐसे ये 2 सेशन ऐसे ही चलेगा। कल फिर शाम वाला पठन ही करते हैं आप लोग, तो पठन किया जाए। ये बोल रही नहीं। नहीं तो कथा प्रवचन सुनने का थोड़ी ये सेशन है। चलिए एक राउंड आप पठन कर लीजिए, जैसे 2 सेशन होंगे लंच के बाद भी। एक होगा 3 से 4:30, 3 से 5, 3 पे है ना, 3 पे ही तो आ पाएंगे। 3 से 5, तो 3 से 5 आप पठन करिए और 5 से 5:30 टी ब्रेक होगा, फिर 5:30 से 7, तो उसमें फिर और आगे का सेशन ले लेंगे। बीच में थोड़ा सा स्वाद बदल जाए ना। नमस्कार, धन्यवाद।